अपनी झूठी बातों से लोगों के दिल में नफरत घोलते हो। तुम मुझे ये तो बताओ, कभी सच भी बोलते हो? नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो, बीए प्रोग्राम हो, फर्स्ट ईयर में हो, सीबीएसई क्लास 11th में हो, एनएस बोर्ड, स्टेट बोर्ड, किसी भी बोर्ड में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो दोस्त, आज बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरीज चैप्टर फर्स्ट हमारा, व्हाट इज पॉलिटिक्स, दैट मीन्स राजनीति क्या है। ये दोस्त टॉपिक बड़ा भयंकर है, इसको समझ डाला तो लाइव झिंगा लाला, पॉलिटिकल साइंस हलवा हो जाएगा आप सभी के लिए, बड़े मजे में समझ में आएगा। इससे पहले दोस्त मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आप सभी को। पॉलिटिकल साइंस की जब हम बात कर रहे होते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के 4 पार्ट्स में बटे हुए हैं पॉलिटिकल साइंस, तो चारों पार्ट्स हमें पढ़ना होता है, जब भी हमें पॉलिटिकल साइंस समझ में आएगा। तो एक एक करके हम सभी पार्ट सभी ईयर्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का सबसे पहला पार्ट है वो है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी। और पॉलिटिकल थ्योरी को भी 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरा इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी, जिसको हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के नाम से जानते हैं। वेस्टर्न हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी शुरुआत जो है प्लेटो, अरिस्टोटल, उनसे ही हुई है, इसलिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है हम उसको पहले पढ़ते हैं क्योंकि वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। एथेंस, स्पार्टा, यूनान, ग्रीक का नाम सुना होगा आपने, है ना। और इस पढ़ते पढ़ते हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका पॉलिटिका है, गवर्नेंस, जिसके अंदर हम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब हम पढ़ते हैं। एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, एक देश की पॉलिटिक्स को दूसरे देश के पॉलिटिकल सिस्टम से कंपेयर करना, आखिर कौन सा सिस्टम हमारे देश के अंदर जो है उस देश में नहीं, या जो उस देश में हमारे देश में है, कंपेयर करना एक चीज़ों को कनाडा के इंडिया से, इंडिया के अमेरिका से, है ना, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। एंड फोर्थ आता है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन एंड फॉरेन पॉलिसी, IR एंड FP बोलते हैं दोस्त इसको। तो ये चारों पार्ट्स मिला के हमारा पॉलिटिकल साइंस बनता है। तो इस तरीके से आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा वो है पॉलिटिकल थ्योरी। और ऐसा नहीं है मेरे दोस्त ये पॉलिटिकल थ्योरी की वीडियो या व्हाट इज पॉलिटिक्स पे मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले दोस्तों लास्ट ईयर जो मेरी वीडियो आई थी व्हाट इज पॉलिटिक्स पे, आप सभी ने इस पर बहुत प्यार दिया, तहे दिल से दोस्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दोस्त इस बार मुझे लगा कि नहीं, अब एक न्यू सीरीज स्टार्ट करता हूं मैं ओपी गावा बुक के अकॉर्डिंग, और ये बुक आपके लिए, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बहुत काम आने वाली है। तो दोस्त हमारी न्यू सीरीज है ये, आई होप आप इस सीरीज को लाइक करोगे और ऐसे ही और वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को सभी जगह शेयर भी करोगे। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये होगा कि राजनीति क्या है। इसका आंसर बहुत आसान नहीं है कि मैं आसानी से आपको एक वर्ड में इसका आंसर दे दूं। जो कॉलेज की जो लेक्चर्स होते हैं उससे हटकर समझेंगे, है ना। बोरिंग लेक्चर से हम बात नहीं करें दोस्त। जब मैं कॉलेज में हुआ करता था तो खूब रोया करता था, टीचर ऐसे मिल गए थे पका के चले जाया करते थे। जब मैं सोचता था भाई यार ये पॉलिटिक्स आजकल कोई समझा दे तो मज़ा आ जाएगा। हम डेली लाइफ में तो देखते हैं अपने, लेकिन उनसे हट के भी हमें समझ में आना चाहिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं व्हाट इज पॉलिटिक्स। इस सीरीज तक बने रहना दोस्त, एक मूवी की तरह समझाने वाला हूँ, बिल्कुल ही सीधे खोपड़े में डालूंगा। आप भी बोलोगे ये टॉपिक तो अपने बच्चों को समझाऊंगा, ठीक है। मैं हिंदी मीडियम में हूँ या आप इंग्लिश मीडियम में हो, दोनों को ही मैं यहाँ पे समझाता हुआ चलूंगा ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना है। जब हम राजनीति की बात कर रहे होते हैं या हम राजनीतिक की बात कर रहे होते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है जरा आप खुद सोच कर देखो। राजनीति या राजनीतिक, क्योंकि इंग्लिश में इसको पॉलिटिक्स ही कहा जाता है। देखो राजनीति की बात करते हैं हम तो कोई हम जब एक्शन कर रहे होते हैं, जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, हम सिंपल उसको पॉलिटिक्स में हम डिफाइन कर देते हैं। देखिए वो पॉलिटिक्स कर रहा है, देखिए यार वो राजनीति कर रहा है, ऐसा होता है ना। लेकिन जब हम राजनीतिक की बात कर रहे हैं, जब उसमें हम का जोड़ देते हैं, का वर्ड लगा देते हैं, तो हम एज एक सब्जेक्ट के रूप में इसकी बात कर रहे होते हैं। पॉलिटिकल जितने भी इंस्टीट्यूशन है, स्ट्रक्चर है, हम उन सब की बात कर रहे होते हैं। तो पॉलिटिक्स एक एक्शन के रूप में हम डिनोट करते हैं, और राजनीतिक जो है वर्ड, ये हम एक बिल्कुल जितने भी इसके इंस्टीट्यूशंस है, संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सब को हम जोड़ देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो राजनीति और राजनीतिक में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, सिंपल आपको इस वर्ड में समझना है। तो राजनीतिक का मतलब हमें समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि स्टेट क्या है, सोसाइटी क्या है, ये सब हमें बता देगा कि राजनीति का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों राजनीतिक यानी कि सबसे पहला वर्ड इसका है राज, और राज मतलब होता है राज्य यानी कि स्टेट। स्टेट के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं, जो कानून बनाए जा रहे हैं, दैट मीन्स जो नीतियाँ बनाई जा रही है, उसको ही हम राजनीति कहते हैं। ये वर्ड बता रहा है, ये तो हमने अभी कुछ किया ही नहीं है। वर्ड एक एक वर्ड के जब हम टर्म को समझ जाएंगे दोस्तों, पीछे की सारी जो टर्मिनोलॉजी सब कुछ समझ में आ जाएगा, हमें आंसर्स पे दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ आपको समझ में आया। राज मतलब राज्य, नीति मतलब कानून, पॉलिसीज जो बनाया जाता है। तो स्टेट के द्वारा जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है उसको ये हम पॉलिटिक्स कहते हैं, है ना। लेकिन ये स्टेट किसे कहते हैं? अब आप बोलेगे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये सब स्टेट ही तो है साहब। नहीं मेरे जनाब, ये स्टेट नहीं होते। स्टेट
इंडिया को कहा जाता है, स्टेट अमेरिका को कहा जाता है। एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आप इन सभी को स्टेट नहीं कहोगे, यूपी बिहार हरियाणा इन सबको स्टेट नहीं कहोगे, ये तो भारत की एक यूनिट है। आपने अगर पॉलिटी पढ़ा है, पॉलिटी के अंदर क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में ये कहा गया है कि इंडिया डेट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का एक संघ है। भारत छोटे छोटे यूनियन को मिला के एक राज्य बना पड़ा है। तो जिसको हम राज्य कह रहे हैं, कन्वेंस के लिए हमने ये स्टेट कह दिया है, एक्चुअली में क्या है, वो एक भारत की एक यूनियन है, एक संघ है, एक भाग है सिर्फ, जैसे यूपी बिहार ये सब। तो हम स्टेट किसे कहेंगे, हम स्टेट उसे ही कहेंगे जिसके पास ये 4 पार्ट्स होंगे, ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स? सबसे पहले दोस्तों भूभाग, भूमि होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए। दूसरा पार्ट है जनसंख्या, उस जमीन पर रहने वाले लोग होने चाहिए। थर्ड है संप्रभुता, यही सबसे बड़ी चीज़ है, सोवरेटी, क्योंकि गवर्नमेंट तो होती है। फोर्थ एलिमेंट जो आपको बता रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट भी होगी, लैंड भी होगी यानी भूमि, एंड पॉपुलेशन भी होंगे। लेकिन गवर्नमेंट की बात तो सब माने, गवर्नमेंट के पास वो पावर तो होनी चाहिए, तभी तो लोग फॉलो करेंगे। तो संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता यानी प्रभुसत्ता या संप्रभुसत्ता कह लो, इसको आप संप्रभुता कह लो। इसका मतलब होता है एक देश की सरकार अपने देश के अंदर और देश के बाहर टोटली क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, वो किसी के प्रेशर में या दबाव में आके काम ना करती हो, टोटली क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, देश के लोगों के अनुसार, है ना, लोगों के इंटरेस्ट में आके कोई कानून या फैसला लेती हो, उसको ही दोस्तों हम संप्रभुता कहते हैं। तो जब भी ये चारों एलिमेंट्स जिसके पास होंगे वो एक स्टेट बन जाएगा। और आज की थ्योरी के अकॉर्डिंग अब हम नेशन स्टेट बन चुके हैं। नेशन जब हम बात करते हैं तो हम कल्चर की बात कर रहे होते हैं, एक देश के अंदर रिलीजन्स की बात कर रहे होते हैं, कास्ट की बात कर रहे होते हैं, है ना, लैंग्वेज की बात कर रहे होते हैं, और उसी चीज़ को हम स्टेट को जोड़ दें हम, तो हम नेशन स्टेट कहते हैं। यानी कि एक देश के अंदर रहने वाले सभी लोग जो एक नेशन है, प्लस अगर वो स्टेट है यानी कि अगर वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी का गुलाम नहीं है, उसके पास ये सारे एलिमेंट्स हैं, लैंड भी है ना, भूमि भी है, गवर्नमेंट भी है, पॉपुलेशन भी है, और सोवरेटी यानी कि संप्रभुता भी है, ये चारों पार्ट्स भी हैं, चारों एलिमेंट्स भी है, तो भी एक स्टेट भी है, ठीक है। तो नेशन स्टेट, तो आज मोस्टली कंट्री जो है वो नेशन स्टेट के कंसेप्ट को ये फॉलो करते हैं, और नेशन स्टेट की थ्योरी इसीलिए दी जाती है। तो आई होप आपको स्टेट भी समझ में आ गया और नेशन स्टेट भी समझ में आ गया। तो अब आपको समझ में आया कि यूपी बिहार ये सब स्टेट क्यों नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर भी एक पावर है। वो पावर कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी पावर नहीं है। तो इंडिया एक स्टेट है, ना कि यूपी बिहार हरियाणा ये सब एक स्टेट है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अमेरिका एक स्टेट है, एंड है ना, जितने भी हम देखते हैं तो एक कंट्री को ही हम स्टेट कहेंगे। एज अ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए डीपली में हम मतलब क्या है। वरना दोस्तों यूपी बिहार झारखंड इन सबको स्टेट सब कह ही रहे हैं, और हम अपनी कन्वेंस के लिए इनको स्टेट कह देते हैं। आप बोलोगे सर तो ये देश किसे कहते हैं? भाई स्टेट को ही एज अपने कन्वेंस के लिए हमने, क्योंकि स्टेट तो हमने इन सबको यूपी बिहार को कह दिया, तो हम जब भारत को भी एक राज्य कहेंगे तो लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमने अपने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, कन्वेंस के लिए, हमने उसको देश कह दिया। ठीक है, तो देश राज्य ये सब एक ही चीज़ है। एंड जो भी हम यूनियन जिनको हम कहना चाहते हैं, जिनको हम यूनियन कह रहे हैं, उनको ही अपनी कन्वेंस के लिए हम स्टेट भी कह रहे हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि स्टेट हम किसे कहेंगे। स्टेट हम उसे ही कहेंगे जिसके पास ये चारों एलिमेंट्स हैं। अब जरा एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो आपका घर है, आपके घर में यानी जो आपका घर है वो भूमि हो गया, यानी आपके पास लैंड भी है, घर में रहने वाले लोग यानी पॉपुलेशन भी है, जो घर में सबसे बुजुर्ग है, जो काफ़ी एजिड है, वो उस घर की सरकार हो गई, है ना, गवर्नमेंट हो गया। तो क्या जो घर में बुजुर्ग है उनकी बात तो सब मानेंगे ही मानेंगे। तो क्या इनके पास सोवरेटी है? भाई घर के लोग तो मान जाएंगे, लेकिन बाहर के आस पड़ोस सभी एक स्टेट के सभी लोग थोड़ी मानेंगे। दैट मीन्स पूरी सोसाइटी के लोग थोड़ी मानेंगे। इसलिए इनके पास सोवरेटी होने का मतलब है कि घर तक ही सीमित होना, है ना। लेकिन अगर स्टेट के पास सोवरेटी है तो पूरे स्टेट के लोग मानेंगे। मोदी जी रात को 8 बजे आते हैं, नोटबंदी कहते हैं, तो कल सुबह से पूरा लाइन में लोग खड़ा हो जाते हैं। क्यों माने मोदी जी की बात? क्यों माने? क्योंकि स्टेट के पास सोवरेटी है, पावर है। नहीं मानेंगे बात तो पुलिस का डंडा पड़ेगा, आ जाएगा सब होश में। समझ में आ गया दोस्तों आपको? तो इंडिया एक स्टेट है, भारत एक सोवरेन स्टेट है और एक नेशन स्टेट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। पॉलिटिक्स दैट मीन्स स्टेट के द्वारा सोसाइटी के लिए जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही है। स्टेट किसे कहते हैं हम? जिनके पास जियोग्राफिकल एरिया हो, पॉपुलेशन हो, सोवरेटी हो और गवर्नमेंट हो। ये चारों एलिमेंट्स होना जरूरी है। इस तरीके से हमारा एक बनता है स्टेट। आई होप दोस्त अगर आपको बेसिक चीज़ समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब एक्चुअल में हमारी जो एक कंसेप्चुअल जो कंसेप्ट बन चुकी है सोसाइटी के अंदर पॉलिटिक्स को लेकर,
कि राजनीति किसे कहते हैं, ये चीज़ है। अब मेरे बिना बताए दोस्तों आप समझ रहे हो कि पॉलिटिक्स के बारे में धारणाएं क्या बन चुकी है, और एक्चुअली में हम आम लोग या हम एक्चुअली में सोचते क्या है राजनीति को लेकर। ये देखिए, बहुत देखने में तो बहुत अच्छे दोस्त लग रहे हैं, लेकिन पीछे से बंदा ये छुरा भोंक देगा, पता भी नहीं चलेगा इसको। यही होता है ना, हर एक फ्रेंड कमीना होता है, यही होता है ना। ये देखिए भाई, ये देखिए, ये लगता है इसका मालिक है, मालिक से लगता है बड़ा खुंदक महदूस सा। ये देखिए भाई, है ये भी एक पॉलिटिक्स की कैटेगरी में ही आता है। एक और बताता हूँ आपको। अब देखिए, ये सब इधर से अपना बात कर रहे हैं, इन मोहतरमा को क्या तकलीफ है भाई जो कान लगा के सुन रही है। एक्चुअली में ये भी पॉलिटिक्स ही कर रही है, और एक्चुअली में है। अब और दिखाता हूँ मैं आप सभी को पॉलिटिक्स की कैटेगरी में हम कौन कौन सी बातों को लेकर आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब भी आप किसी को ये बोलते हुए सुनो, अरे यार ये नहीं, ये टू बोरिंग, मज़ा नहीं आया, बोरिंग है ये तो, क्यों? उस टाइम भी बंदा ये पॉलिटिक्स कर रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका इस काम में इंटरेस्ट नहीं है। इंसान वही काम करना चाहता है जिस काम में उसका इंटरेस्ट हो, और इंटरेस्ट भी वो अपने फ़ायदे को देख के चलता है। तो जहाँ पे भी बेनिफिट की बात आएगी, इंटरेस्ट की बात आएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आएगी, सेल्फ इंटरेस्ट की बात आएगी, पॉलिटिक्स आ जाएगी। समझ में आ गया? एक्चुअली यही पॉलिटिक्स कर रहा है। इन मोहतरमा को देखिए, इनको कोई काम दिया गया, टू कॉम्प्लेक्स, ये मुझे पसंद नहीं, ये सब मैं नहीं करूँगा भाई। तो चौसलेबाजी तो कुछ होता ही है भाई। तो इनके भी कुछ नखड़े हैं। तो एक्चुअली में ये भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। जब कोई ये बोलता हुआ आपसे, आप किसी को देखो कि नहीं यार इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत डेंजरस है यार, नहीं यार बहुत खतरे वाले काम है यार, है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि वो चीज़ों को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पे पॉलिटिक्स की बात आ रही आती है। देखो, पॉलिटिक्स वहाँ पे है जहाँ पे कोई चीज़ आपको चूज़ करना हो, जहाँ पे रिसोर्सेज है उनमें से कोई एक आपको सिलेक्शन करना हो, वहाँ पे दोस्तों अपने आप ही ऑटोमेटिकली पॉलिटिक्स आ जाएगा। तो ये सभी मोहतरमा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। एक चीज़ आप और देखिए, कभी आप किसी को ये बोलते हो सुने होगे कि भाई देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाऊं, इसलिए मैं अपॉलिटिकल रहना चाहता हूं। जब ये कोई ऐसा बोल भी रहा होता है, राजनीति कर रहा होता है या पॉलिटिक्स में जुड़ा हुआ ही होता है, इंसान राज्य में रहते हुए अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर नहीं रख सकता। स्टेट का मतलब ये होता है, स्टेट में रहने वाले लोगों के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो पॉलिटिक्स के कैटेगरी में आती है। ये बात एरिस्टोटल ने कहा है। अब जरा एक बार यहाँ पे देखिए, ये ग्रुप में बैठे हुए हैं लोग, ये क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में ये सभी लोग आपस में मिलकर ग्रुप डिसीजन ले रहे हैं या कोई ग्रुप में डिसीजन मेकिंग का कोई काम कर रहे हैं। एक्चुअली में दोस्तों पॉलिटिक्स के अंदर जब ग्रुप डिसीजन लेने की बात हो रही हो, जिसमें हम डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हो ताकि जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सोल्व किया जा सके, इसको ही हम पॉलिटिक्स कहते हैं, है ना। पॉलिटिक्स कैसे कहेंगे हम, ग्रुप डिसीजन के द्वारा कोई भी डिसीजन मेकिंग का काम करना ताकि जो विवाद चल रहे हैं, जो लड़ाई झगड़ा है, जो डिस्प्यूट्स है, उसको ख़त्म किया जा सके। एक्चुअली में इसको ही हम राजनीति या पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं। पॉलिटिक्स इज हाउ वी आंसर अ सिंपल प्रॉब्लम व्हेन देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो, जब भी कोई रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रीब्यूट की प्रॉब्लम। रिसोर्सेज लिमिटेड है, अब उसको हमें सभी लोगों में डिवाइड करना है। इसलिए क्या होता है दोस्त, इसलिए आती है पार्लियामेंट। अब ये चीज़ जब हम सोसाइटी की बात कर रहे होते हैं, सभी लोगों की बात कर रहे होते हैं, तो उनके लिए कानून बनाने का काम कौन करती है, पार्लियामेंट करती है, जहाँ पे मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं। अब यही मिनिस्टर्स क्या करते हैं, जो भी वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, में जो फेवर में होते हैं, जो अनफेवर में होते हैं, उनका पूरा क्वेश्चन चलता है एंड फाइनली उस पर कानून बनता है। अगर देखा जाए कानून जो बना है, अब वो कानून रिव्यू करने का काम करती है सुप्रीम कोर्ट। भाई वो कानून हमारी कोर्ट्स करते हैं, भाई कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग है या नहीं है। एंड में जाके दोस्तों जब बात आती है इलेक्शन की, तो इलेक्शन प्रोसेस हम सोचते हैं अच्छा यही तो पॉलिटिक्स है ना। क्या होता है दोस्त, लोग सोचते हैं इलेक्शन होना ही, चुनाव होना ही पॉलिटिक्स है। जब हम इलेक्शन की बात कर रहे होते हैं सबको लगता है कि अच्छा पॉलिटिक्स तो एक्चुअल में यही है जहाँ पे इलेक्शन की बात हो रही हो। लेकिन दोस्त पॉलिटिक्स का दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। इसका एक स्कोप जो है बहुत ज़्यादा, इसको हमने एक डिफाइन नहीं कर सकते, हमें कोई एक रेखा नहीं खींच सकते कि अच्छा यहीं तक इसकी सीमा है, उसके आगे नहीं जाएंगे हम, यहीं तक पॉलिटिक्स है। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। समय के अनुसार इसका क्षेत्र बढ़ता रहा है, निरंतर बढ़ता रहा है। तो एक गतिशील, एक डायनेमिक सब्जेक्ट है ये हमारा पॉलिटिक्स। तो व्हाट इज पॉलिटिक्स हमारा टॉपिक। इसलिए जब भी हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, संसद की, चुनाव की, मंत्री की, लोगों को तो यहाँ तक बोलते हुए सुनते हैं हम, संसद में बैठे अनपढ़ नेता बना रहे नीति है, देश को गड्ढे में धकेल रही है आज की हमारी राजनीति। तो दोस्त यही सब चीज़ तो आज पॉलिटिक्स में चल रहा है, और आम लोग यही सोच लेते हैं भाई
नेता बस अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, झूठ फरेबी बोलना, ये सब काम करना, ये चलता रहता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पॉलिटिक्स या राजनीति हम उसे ही कहते हैं जो भी डिसीज़न लिया जाए, चाहे वो डिसीज़न स्मॉल हो या बिग हो, बड़ा हो या छोटा डिसीज़न हो, उस डिसीज़न से सोसाइटी के सभी लोग अफेक्टेड होंगे, चाहे वो इंसान गरीब हो या अमीर हो। अफेक्ट एवरीवन इन सोसाइटी नो मैटर हाउ पावरफुल और वीक। स्टेट जो भी फैसला लेगी वो वही फैसला करेगी जो सभी राज्यों के अंदर रहने वाले लोगों को अफेक्ट करती हो। ये चीज़ हमने इससे समझ लिया। अब जब भी कोई ये कहेगा कि दोस्त हम राजनीति में हमारा संबंध नहीं है, हमें क्या ले देना राजनीति से, तो राजनीति से सभी का संबंध है ना। यू कैन नॉट एस्केप देयर डिसीजंस। हम पॉलिटिक्स या स्टेट के द्वारा जो भी डिसीजन लिया गया है हम उससे भाग नहीं सकते, उसे हमें फॉलो करना है। गांधी जी ने दोस्तों एक बात कही थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। सफेरा होता है, उसके पास वो जो पोटली होती है, सांप कैसे गोल गोल घूम के बैठा हुआ होता है उसके अंदर, यही सेम इस पॉलिटिक्स ने हमें क्या कर रखा है, सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। इससे पीछा छुटाना नामुमकिन है। क्यों? हम सोसाइटी में ही रहते हैं, हम समाज का हिस्से हैं, समाज के हिस्सा होने के नाते हम एक राज्य में रहते हैं तो हम राज्य के हिस्से हैं। तो पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स से जो भी डिसीजन होता है उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इन्फ्लुएंस होते हैं, वो अफेक्टेड हमारे पे होता ही है। उसका जो भी डिसीजन होगा हमें उससे मानना है। इट कुड बी योर फैमिली हो सकती है, आपकी कंपनी हो सकती है, स्कूल हो सकती है ना, आपका घर हो सकता है। पॉलिटिक्स तो सभी जगह है, ऐसा कोई जगह नहीं है मेरे दोस्त जहाँ पे पॉलिटिक्स ना हो। जहाँ पे इंसान है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे पॉलिटिक्स है। तो जहाँ पे पॉलिटिक्स है वहाँ पे प्रॉब्लम है, तभी तो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। जैसे एरिस्टोटल का कहना है, समस्याओं का समाधान करने का एक साधन है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है? एक मीन्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इफ़ यू हैव 2 और मोर पीपल, पॉलिटिक्स इज हाउ यू मेक डिसीजन। दोस्त यही समझने के लिए मैं गूगल पे गया और मैंने लिखा कि डिफाइन वर्ड पॉलिटिक्स। भाई पॉलिटिक्स का मतलब बताऊं। गूगल बाबा ने हमें ये बताया कि द वर्क एंड आइडियाज डेट आर कनेक्टेड विद द गवर्निंग अ कंट्री, यानी कि ऐसे कार्य जिसको हम काम में लाते हैं देश को चलाने के लिए। तो जब भी हम देश चलाने की बात कर रहे होते हैं तो समझ लो हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं, यानी कि स्टेट कैसे चलेगा, शासन कैसे चलेगा, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स आता है। तो क्या सच में यही पॉलिटिक्स है? यही दोस्तों जानने के लिए कि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, राजनीति किसे कहते हैं, ये जानने के लिए हमें एक्चुअल में अब जो यहाँ से हमारी वीडियो की और एक्चुअली में इस क्लास की स्टार्टिंग होती है, अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, अभी हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है। इसको समझने के लिए हमें 3 कंसेप्ट को समझना होगा। एक हम दोस्त अचानक तो नहीं समझ जाएंगे कि अच्छा पॉलिटिक्स ये है। हमें पहले आम लोग क्या कहते हैं ये समझना होगा, या अगर आम लोग जो कहते हैं हमने ये तो समझ लिया लेकिन इनकी बातों को हमने अपना लिया तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सेकंड हम ये देखेंगे कि जो प्राचीन टाइप में एंसेंट पीरियड के अंदर, ग्रीक यूनान के अंदर जब हम जाएंगे, एरिस्टोटल प्लेटो के टाइम पीरियड में, उस टाइम क्या था पॉलिटिक्स का मतलब, और उस टाइम के चलते चलते क्या क्या इसमें चेंजेस आए, और एंड में पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस आ गया मॉडर्न पीरियड के अंदर। तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या है पॉलिटिक्स का, ये 3 पॉइंट्स हमने समझ लिया तो व्हाट इज पॉलिटिक्स क्या टॉपिक है हमें समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम के अंदर दोस्त जब भी आप आंसर इसका लिखोगे तो सबसे पहले अभी तक जो मैंने आपको बताया पहले आप इसका इंट्रोडक्शन दोगे, देन थिंकर का व्यूज़, जैसे महात्मा गांधी, डेविड स्टन हो गया। तो दोस्त जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसके अंदर मैंने थिंकर्स के व्यूज़ दे दिए हैं, जगह हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ही है। गैटल का, गार्नर का, जैसे कि पॉलिटिक्स स्टेट से ही स्टार्ट होती है, स्टेट पे ही ख़त्म हो जाती है, गार्नर ने, है ना। एंड दोस्तों गैटल जैसे कि पॉलिटिक्स हमें स्टेट के भूतकाल के बारे में बताता है, वर्तमान के बारे में बताता है, भविष्य के बारे में बताता है। पॉलिटिक्स को प्राचीन टाइम में सिर्फ स्टेट से ही जोड़कर देखा गया। मॉडर्न पीरियड में आके दोस्त इसका थोड़ा टर्म ब्रॉड हुआ और ये बढ़ता बढ़ता चलते चलते इसका सेक्टर बढ़ गया, पावर्स भी आ गए इसके अंदर, बहुत सारे कंसेप्ट जुड़ गए। तो उन सबको हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये सारे आप थिंकर्स के नाम, उसमें 2-4 थिंकर के नाम आप लिख सकते हो। जैसे कि जब भी आप लिखो तो पॉलिटिकल साइंस के जो फादर है, जो जनक है, एरिस्टोटल, जिनकी एक बुक है पॉलिटिक्स, दोस्त इनके बारे में लिखना मत भूलना। इन्होंने ये कहा था कि राजनीति समस्याओं के समाधान का साधन है, पॉलिटिक्स इज द मीन्स ऑफ सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम। तो आप इस तरीके से आप 1-2 कोट्स लिख दोगे तो टीचर पे इंप्रेशन अच्छा जाएगा और आपको मार्क्स फुल टू फुल मिलेंगे। ठीक है, अब हम टोटली कंसेप्ट समझने जा रहे हैं व्हाट इज पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति क्या है। और इसमें सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो है आम लोग क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में। इसको इंग्लिश में कहा जाता है दोस्त लेमेन्स नोशन ऑफ पॉलिटिक्स। चलिए दोस्त अब इस टॉपिक को हम समझते हैं। आम आदमी की धारणाएं बहुत छोटी है, वो कंसेप्ट को बहुत लिमिटेड एरिया तक सोच के रखते हैं, क्योंकि आम आदमी इलेक्शन, मंत्री संतरी, है ना, और चुनाव लड़ना, धरने प्रदर्शन देना, हड़ताल करना, स्ट्राइक करना, बस यही तक उनकी सोच रहती है।
एक आम आदमी की सोच। तो यहाँ पे एक थिंकर है दोस्त, जो थिंकर मैं बताऊंगा अलग से नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक थिंकर जिनका नाम है एलन बोल। क्या नाम है इनका? नाम एलन बोल। इनकी एक बुक है मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, 1988 में आई थी। इस बुक के अंदर इन्होंने ये बताया कि अगर हमने आम आदमी की कंसेप्ट को अपना लिया, आम आदमी जो पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं, तो दो प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। पहली प्रॉब्लम होगी कि आम आदमी से पॉलिटिक्स को पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र तक ही जोड़कर देखता है। सार्वजनिक मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, वोटिंग, इलेक्शन, नेता जो नेतागिरी करते हैं, नेता, लीडरशिप, जहाँ पे दोस्त आजकल लोग तो चाय की चुस्की लेते हुए भी कांग्रेस बीजेपी कर रहे होते हैं, नेता है ना मोदी राहुल गांधी कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से आम आदमी सिर्फ यही सोचेगा। आम आदमी बोलेगा कि मानवीय गतिविधियों से यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं इनसे कोई लेना देना है ही नहीं राजनीति का। राजनीति का क्या लेना देना है इनसे? राजनीति सिर्फ इलेक्शन वगैरह यही है जो मंत्री जो कर रहे होते हैं, वही राजनीति है। तो एक कम एरिया तक सोच पाता है एक आम आदमी, है ना। सेकंड चीज़ अगर देखें हम तो सेकंड प्रॉब्लम ये हो जाती है, आदमी सिर्फ दलगत राजनीति यानी कि पार्टी पॉलिटिक्स तक ही इसको जोड़ कर देखता है। चाहे हम बीजेपी, कांग्रेस, आम पार्टी, आरजेडी, जेडीयू किसी की भी बात कर रहे होते हैं तो समझ लो हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि चाय की चुस्की लेते हुए भी राजनीतिक दलों के बारे में बात करना बहुत आसान है। लोग हाँ भाई, और लोगों को इंटरेस्ट भी आता है। दो जने भाई बहुत बुजुर्ग दोनों बैठ के दिख जाए बात करते हुए, भीड़ लग जाएगी, जमावड़ा लग जाएगा। तो एलन बोले उनका ये कहना है कि इस तरीके से अगर हमने आम लोगों की धारणाओं को अपना लिया तो दो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आम आदमी पहले तो इसको पब्लिक एरिया से जोड़ के देखता है, सार्वजनिक क्षेत्र, बस इसका सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन यहीं तक है बस, या पॉलिटिकल पार्टीज तक जोड़कर देखेगा, बाकी इसका और भी अन्य कामों से लेना देना नहीं है। आम आदमी एक छोटे दायरे तक ही सोच पाता है, और ये है हमारा आम आदमी की धारणाएं पॉलिटिक्स को लेकर। लेकिन दोस्तों जब हम साइंटिफिक स्टडी की बात करते हैं तो साइंटिफिक स्टडी में राजनीति एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है। पॉलिटिक्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल प्रोसेस है, चलती जो सामाजिक जीवन के अनेक स्तर पर चलती रहती है। चाहे दोस्तों हमारे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे फैक्ट्री, चाहे मजदूरों का संघ हो, सभी जगह पे दोस्तों पॉलिटिक्स होते रहती है। तो इस तरीके से ये हमारी आम आदमी की धारणा। तो आम आदमी ये भी सोचता है कि धरना, प्रदर्शन, ये बड़े बड़े स्ट्राइक करना, है ना, एक जमावड़ा बना के खड़ा हो जाना, ये दोस्तों अलग अलग तरीके से, और झूठे झूठे वादे करना, जुमले। अभी दोस्तों तमिलनाडु के अंदर ये भाई साहब खड़े हुए थे, इन्होंने वादा ये किया, प्रॉमिस ये किया कि हम मून ट्रिप पे ले जाएंगे। अब दोस्तों गांजा फूक के किया था या कि सस्ता नशा करके किया था ये तो नहीं पता भाई, लेकिन इन्होंने कहा कि मून पे ट्रिप पे लेके जाएंगे हमें जितवा दिया तो। और दोस्तों इस तरीके से ये देख लीजिए, फिर इन्होंने मीडिया में आके खुद कहा कि हमने खुद जानबूझ के ऐसे वादा किए ताकि सबको हम ये अवेयर कर सके कि नेता किस तरीके से झूठ बोलते हैं। ये देखिए भाई, है ना। तो इस तरीके से इसी को हमने जुबला नाम दे दिया। तो पॉलिटिक्स में बड़े बड़े वादा करना, वादा करके मुकर जाना, ये सब आम चीज़ें हो गई है आज। इसी वजह से पॉलिटिक्स को धूर्तों का अंतिम आश्रय के नाम से जाना जाता है, लास्ट रिजोर्ट ऑफ स्काउंड्रल्स। स्काउंड्रल्स का मतलब क्या हुआ ये दोस्तों सर्च करके देख लीजिए आप। स्काउंड्रल्स का मतलब होता है दुष्ट, बदनाम एंड बेईमान। ऐसे नेता जिनको बेईमान कहा जाता है, बेईमान, दुष्ट, बदनाम है। राजनीति बेईमानों की राजनीति, दुष्टों की राजनीति, बदनाम लोगों की राजनीति। इसलिए दोस्त इन्हीं सब नेताओं या इन सभी एक्टिविटीज़ की वजह से पॉलिटिक्स को ये संज्ञा दी जाती है। दोस्त यहाँ पे एक थिंकर है, पॉलिटिकल थिंकर है, जिनका नाम है अर्नेस्ट वैन। क्या नाम है? अर्नेस्ट वैन। ये है, इन्होंने एक व्यंग मारा पॉलिटिक्स के ऊपर। इन्होंने क्या कहा कि पॉलिटिक्स में हम पहले मुसीबत को ढूंढते हैं, हम मतलब हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहे हैं। पहले मुसीबत को ढूंढा जाता है, फिर वो जहाँ पे भी हो, कहीं पे भी हो, उसको पकड़ा जाता है और उसका गलत निदान मतलब निकाल के उसका गलत प्रचार किया जाता है। तभी तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का दुकान चलेगा, वरना दुकान ही बंद हो जाएगा भाई। इसी बहाने हम थोड़ा मीडिया में आएंगे, थोड़ा छाएंगे। हालांकि मीडिया आने में दोस्तों शौक बहुत लोगों का आजकल बहुत चस्का चढ़ा है मीडिया में आने का। तो इस तरीके से तो मुसीबत पर ढूंढा जाता है, उसका गलत प्रचार किया जाता है। तो जहाँ पे मुसीबत नहीं है वहाँ पे पॉलिटिक्स तो होगी ही नहीं यार, और पॉलिटिक्स है इसलिए तो मुसीबत है, समझे। और मुसीबत को सोल्व करने के लिए तो पॉलिटिक्स है। इन्हीं वजह से पॉलिटिक्स को हमने डर्टी पॉलिटिक्स, ये वाला डर्टी पॉलिटिक्स नहीं, ये वाला डर्टी पॉलिटिक्स दोस्तों हम कह के पुकारते हैं। ये बंदा दोस्तों कितने प्यार से हाथ मिला रहा है और पीछे छुरा ले रखा है। तो इसलिए दोस्तों देखने में कौन कैसा है आपको पता नहीं चलेगा। ये रियल लाइफ की बात बता रहा हूँ मैं आप सभी को, है। एक्चुअल में जिसको हम अपना एक
दोस्त बिल्कुल अच्छा सा पक्का दोस्त मानते हैं, या लगता है इस शकल से नहीं लगता मेरे को ये धोखा देगा, या हमने कभी सोचा नहीं होगा ये मेरे साथ ऐसा करेगी या ये मेरे साथ ऐसा करेगा, एक्चुअल में कुछ समय बाद वही आपको धोखा दे जाता है। जिसको हम सबसे ज़्यादा मानते हैं वही हमें बहुत रुला के चला जाता है। और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि स्टूडेंट जो हैं वो पॉलिटिक्स से दूर ही रहे, पॉलिटिक्स से दूर रहे स्टूडेंट, ऐसा कहा जाता है। लेकिन दोस्त अगर स्टूडेंट ही पॉलिटिक्स से दूर रह जाएंगे तो काम कैसे चलेगा है। वो कहते नहीं है मेरे दोस्त कि विरोध खुलकर करूं, आलोचनाएं खुल के करूं, चाहे वो राजनीति हो या समाज हो, क्योंकि इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं दोस्त। इसीलिए तो यार, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि क्या है, कौन, प्लेटो ने एक लाइन कही थी जो बहुत फेमस है। इन्होंने कहा था कि जब कोई भी मनुष्य राजनीति में भाग लेने से इनकार कर देता है, वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर देता है, तो उसे सबसे बड़ा दंड ये मिलता है कि उससे हीन मनुष्य, यानी कि उससे भी अनपढ़ लोग उसके ऊपर शासन करने लगते हैं। देख लो भाई, तो अब आपका चॉइस है भाई कि पार्टिसिपेट करना है या भाग निकलना है। तो देयर आर 2 सॉल्यूशंस ऑफ एवरी प्रॉब्लम, पार्टिसिपेट और रन अवे। तो इस तरीके से आम आदमी की धारणाएं हमारे यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब तक हमने देखा कि आम लोग राजनीति के बारे में क्या कहते हैं, लेमेंस के क्या क्या विचार हैं, लेकिन राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स के सही विचार को, सही कंसेप्ट को समझने के लिए हमें इसकी जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी अफवाहें हैं, जो आम लोगों की धारणाओं, आम लोगों के कंसेप्ट के साथ जुड़ गए, हमें उनको दूर करना होगा। अब इसको दूर करने के लिए हमारा सेकंड पॉइंट आता है, वो है राजनीति की चिरसम्मत धारणा, यानी क्लासिकल नोशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये हमें बताएगा कि एक्चुअली में प्राचीन टाइम में लोग क्या सोचा करते थे, एरिस्टोटल और प्लेटो के टाइम में। देन उसके बाद हम मॉडर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीति, जिसको इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहा जाता है। पॉलिटिक्स दोस्त ग्रीक वर्ड पोलिस से बना है, और पोलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट। जैसे आज भारत के अंदर काफ़ी सारे स्टेट जो है ना, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, ये सब जिसको हम स्टेट कह रहे हैं अपनी कन्वेंस के लिए, वैसे ही दोस्तों यूनान, जिसको हम ग्रीक कहते हैं, यहाँ पे भी छोटे छोटे स्टेट हुआ करते थे, है ना, जिसको यहाँ पे कन्वेंस के लिए सिटी स्टेट्स कहा जाता था। सिटी स्टेट क्योंकि ये छोटे शहर है, ये है ना, बहुत डेवलप्ड शहर है, इसलिए इनको सिटी स्टेट्स कहा जाता था, जहाँ पे पॉपुलेशन 500 550 के आसपास हुआ करती थी। और इनकी खास बात ये हुआ करती थी, जैसे कि दोस्त कुछ फेमस शहर जो हैं ग्रीक के, एथेंस हो गया, स्पार्टा हो गया, ये कुछ फेमस शहर है यहाँ की। दोस्त अगर ग्रीक की बात हम करें, एथेंस में यहाँ के लोग शासन अपना खुद चलाया करते थे, स्वयं शासन चलाया करते थे। तो जब भी सेल्फ रूलिंग की बात आती है, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात आती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहाँ पे लोग अपना शासन खुद चलाते हैं, कोई वोटिंग नहीं होती, कोई भी इलेक्शन का प्रोसेस नहीं होता। इस तरीके से एथेंस में हुआ। लेकिन जब हम बात करते हैं आज के टाइम में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आज क्या होता है दोस्त, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोग अपने वोट को देते हैं, जो नेता चुनकर आते हैं वो शासन चलाते हैं। तो जब हम एथेंस की बात करते हैं दोस्त, यहाँ से क्या क्या निकल कर आया, यहाँ से डेमोक्रेसी निकल कर आया, यहाँ से वर्ड पॉलिटिक्स निकल कर आया, यहाँ से कंसेप्ट स्टेट निकल कर आया, इनके स्टेट, समझे दोस्त। जब भी हम प्राचीन की बात करते हैं, इस टाइम की बात करते हैं, तो इन्होंने सिर्फ क्या किया, पॉलिटिक्स को जोड़ दिया, किससे, ओनली स्टडी ऑफ स्टेट। प्राचीन में आधुनिक चिरसम्मत धारणा जो हम पढ़ रहे हैं, प्राचीन शास्त्रीय कह सकते हो, आप इसको क्लासिकल भी कह सकते हो, यहाँ पे पॉलिटिक्स को यानी कि राजनीति को सिर्फ इस चीज़ से जोड़कर देखा गया कि राजनीति में अध्ययन किया जाता है किसका, राज्य का, यानी कि स्टडी ऑफ स्टेट, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें एरिस्टोटल, प्लेटो का जो कहना था, वो विचार ये था कि राज्य में जो रहने वाले लोग हैं, यानी कि सिटी स्टेट में रहने वाले जो लोग हैं, वो जो भी कार्य करते हैं, वो जो भी काम करते हैं, उनके कामों को स्टडी करना ही पॉलिटिक्स कहलाता है, उनके कामों को स्टडी करना ही राजनीति कहलाता है। अब प्लेटो और एरिस्टोटल ने दोस्त कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इन्होंने अपने टाइम पे सिर्फ इनका ही जवाब जानने की कोशिश करी बस, और इसीलिए प्राचीन टाइम यानी कि जो क्लासिकल नोशन हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड एरिया में रहा। कैसे, ये इन क्वेश्चन पे फोकस करते थे। कैसे, राज्य के लक्षण, एक स्टेट के फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके स्टेट के, उनके फंडामेंटल्स क्या है एक स्टेट का, और स्टेट की क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हो सकती है, क्या हो सकती है, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करें। या एक सर्वगुण संपन्न राज्य, परफेक्ट स्टेट का स्वरूप कैसा हो, दैट मीन्स परफेक्ट एक स्टेट यानी सबसे अच्छा शासन कौन सा है। जैसे
हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो कहता है कि एक फिलोसफर स्टेट या फिलोसफर किंग अगर स्टेट का शासन चलाएगा तो वो सबसे अच्छा स्टेट होगा, दार्शनिक राजा होना चाहिए। वहीं पे दोस्त अगर हम बात करते हैं किसकी, एरिस्टोटल की, तो एरिस्टोटल कहता है कि राज्य का सबसे अच्छा शासन, इसने दोस्तों ढूंढने के लिए लगभग दुनिया के भर के लगभग 158 कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी कर लिया, इनको भाई साहब को फिर भी कोई अच्छा शासन नहीं मिल पाया। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र ये तो भीड़ तंत्र है, इसलिए यहाँ पे क्या था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अपना शासन खुद ही चलाओ भाई। इस तरीके से अरिस्टोटल का विचार शासन पे जो है वो हम तो अभी आगे आने टाइम में पढ़ेंगे ही, लेकिन इनका सिर्फ ये कहना था कि सर्वगुण संपन्न राज्य कौन सा हो, सिर्फ यही ढूंढना। तो देखा जाए तो पॉलिटिक्स में सेंटर में जो है वो स्टेट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ स्टेट दैट मीन्स पॉलिटिक्स, ये है चिरसम्मत धारणा, यानी कि जो क्लासिकल व्यूज़ है पॉलिटिक्स को लेकर। इन्होंने तो सिर्फ राज्य पे ही अपने विचार दिए, बाकी वो राज्य से अलावा कोई भी और भी अन्य एक्टिविटीज़ है उनको इन्होंने इग्नोर किया। प्लेटो और एरिस्टोटल की इन्होंने पॉलिटिक्स को यानी कि सिटी स्टेट्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, तो एरिस्टोटल ने दोस्तों सर्वोच्च विज्ञान यानी कि स्टेट का स्टडी करना या पॉलिटिक्स का स्टडी करना सर्वोच्च विज्ञान है, ये परम विद्या है, मास्टर साइंस है। क्यों? क्योंकि ये हमें अलग अलग संबंधों को बताता है, ये जो भी सोसाइटी में जो अलग अलग रिलेशन चल रहे हैं हमें उसके बारे में बताता है। सत जीवन की साधना करता है ये, है ना, यानी कि जो अच्छे जीवन है ये उन सब को लाने में हमारी हेल्प करता है। तो पॉलिटिक्स अच्छे जीवन को बनाता है, सोसाइटी में प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और ये एक आर्ट है, आर्ट कला है ये, ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। देखो अब यहाँ पे अरिस्टोटल कहता है, क्या कहता है कि जो राज्य है, राज्य जीवन को चलाने के लिए अस्तित्व में आता है और सज्जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। यानी कि स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। अच्छे जीवन को बनाने के लिए स्टेट आया है, और अच्छे जीवन को ही बनाए रखने के लिए ये, जब तक अच्छा जीवन बना रहा है दोस्तों, जब तक ये बना रहता है। इंसान का जीवन खत्म, स्टेट खत्म है, इंसान सही मतलब जो स्टेट बना है दोस्त, इस तरीके से, ठीक है। तो ये किसका कहना है, ये कहना है एरिस्टोटल का। तो ये विचार है, प्राचीन विचार हम पढ़ते जा रहे हैं। तो एरिस्टोटल ने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इंसान किसी ना किसी स्टेट में रहता है, और स्टेट में रहने के कारण ही उसको क्या कहा जाता है, राजनीतिक प्राणी कहा जाता है। मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल कहा जाता है, ठीक है। अगर दोस्तों वो राज्य में नहीं रहता तो या वो भगवान होगा या वो सुपरमैन होगा, क्योंकि वो उड़ रहा होगा, राज्य में रहने का फ़ायदा उसका। तो इसलिए यहाँ पे अरिस्टोटल ये कहता है। इसके बाद राज्य में रहकर ही मनुष्य सही अर्थ में मनुष्य बनता है, अन्यथा उसे मनुष्य रूप में नहीं पहचाना जा सकता। तो स्टेट को इतना ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंस दिया अरिस्टोटल के द्वारा कि स्टेट में रहने वाले लोग ही मनुष्य हैं, इंसान है, अदरवाइज वो एक इंसान नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दिया इसने सुपरमैन का। राजनीति का मतलब क्या हुआ, राजनीति का मतलब ये हुआ क्लासिकल टाइम में, अरिस्टोटल और प्लेटो के टाइम में, राज्य में दोस्तों रहने के नाते, देखो राज्य में या वही रहता है या राज्य के अंदर पॉलिटिकल पार्टिसिपेट वही कर सकता है जो एक स्टेट का सिटीजन है, और स्टेट का सिटीजन वही है जो एक पुरुष है ना दोस्तों, पुरुष है ना, एक मेल है। क्योंकि अरिस्टोटल ने महिलाओं, वुमेन्स को, द स्लेव्स जिनको खरीदा बेचा जाता है बाजार में, इंसानों को उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है उनसे, प्लस जो विदेशी हैं, जो फॉरेनर हैं, इन तीनों को सिटीजन के कैटेगरी से बाहर रखा है। यानी कि महिलाओं को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था, विदेशियों को, चल विदेशियों को ना हो, स्लेव्स को है। आपने रोमन साम्राज्य के बारे में सुना होगा, वहाँ पे काफ़ी खरीद फरोख्त किया जाता था एंड अफ्रीका के अंदर। तो इस तरीके से क्या हुआ दोस्त, नागरिक सिर्फ और सिर्फ पुरुष को माना गया, और एक नागरिक, राज्य के नागरिक होने के नाते जो भी ये पुरुष यानी कि जो एक नागरिक है राज्य के, तो राज्य में ही वो सज्जीवन की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। तो राज्य में सज्जीवन की प्राप्ति के लिए, सज्जीवन मतलब अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए, अच्छे जीवन को बनाए रखने के लिए मनुष्य जो जो कुछ करता है, जो भी वो काम करता है, वो जिन जिन गतिविधियों में, जिन जिन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, जिन जिन कामों में वो भाग लेता है, या वो जो जो वो नियम बनाता है, जो संस्थाएं बनाता है, संगठन बनाता है, उन सब को अरिस्टो ने राजनीति के अध्ययन का विषय माना है। दैट मीन्स जो भी काम इंसान, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखें ताकि आपको सब कुछ क्लियर होता चले। हाँ जी, मैं अब क्लियर वर्ड में बताऊँ इसको,
मतलब क्या कहा अरस्तु ने? अरस्तु ये कहना चाहता है कि सिटी स्टेट में एक स्टेट में रहने के नाते नागरिक, यानी कि स्टेट नागरिक, दोस्तों एक नागरिक जो कि स्टेट में रहता है और स्टेट में रहने के कारण वो नागरिक है, और नागरिक एक स्टेट में रहने के कारण वो काम करता है, जो वो नियम बनाता है, जो वो पॉलिसी क्रिएट करता है अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, इन सभी को स्टडी करना कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, इन सब को स्टडी करना, दैट इज़ नोन एज पॉलिटिक्स। इसको ही पॉलिटिक्स कहा जाता है, इसको ही राजनीति कहा जाता है। क्लियर है? इससे भी और आसान शब्दों में बताऊं, राजनीति उसे कहा जाता है एक स्टेट के अंदर रहने के कारण इंसान जो भी काम करता है उसको ही राजनीति कहा जाता है। ये कहा गया है अरिस्टोटल के द्वारा। इस तरीके से इन्हीं विचारों को कहा जाता है राजनीति की चिरसम्मत धारणा। क्लासिक नोशन ऑफ पॉलिटिक्स कह सकते हो, ये क्लासिकल नोशन ऑफ पॉलिटिक्स भी कह सकते हो। तो क्लासिकल नोशन पॉलिटिक्स किसे क्या कहा जाता है? जिसमें स्टडी ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य को अध्ययन पे बल दिया जाता है, फोर्स दिया जाता है। अरिस्टोटल और प्लेटो के द्वारा जो भी संस्थाएं हैं या एक अच्छा स्टेट क्या होगा, एक अच्छा शासन क्या होगा, इन पे बल दिया जाता है। और स्टेट में रहने वाले जो लोग हैं उनकी एक्टिविटीज़ का स्टडी करना ही पॉलिटिक्स कहलाता है। इसको ही हम कहते हैं राजनीति की चिरसम्मत धारणा, यानी कि क्लासिक नोशन ऑफ पॉलिटिक्स। आई होप दोस्तों आपको ये भी समझ में यहाँ पे आ गया। दोस्तों राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स, नागरिकों के कर्तव्य इसमें जुड़े हैं, ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन, और सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशंस, ये तीन चीज़ें हैं जो कि पॉलिटिक्स के अंदर सब पॉइंट्स में रखा जाता है। जब हम बात करते हैं सामाजिक संबंध की, सोशल रिलेशंस की, इसमें जो सामाजिक संबंध है, जैसे कि पत्नी के ऊपर पति का नियंत्रण होता है, संतान के ऊपर पिता का नियंत्रण कंट्रोल होता है, दास के ऊपर उसके स्वामी का कंट्रोल होता है। लेकिन दोस्त ये तीनों एक तरफ से सत्ता है, देखा जाए एक अथॉरिटी है। पत्नी के ऊपर पति का कंट्रोल होना एक अथॉरिटी, एक सत्ता है। वो सत्ता कौन है? सत्ता मतलब पावर, यानी कि पत्नी के ऊपर पति का पावर, बच्चों के ऊपर पिता का पावर, दास के ऊपर स्वामी का पावर। लेकिन यहाँ पे ये कहता है कि राज्य या शासन के संचालन में जिस अथॉरिटी या जिस सत्ता का प्रयोग किया जाता है वो इन सत्ताओं से अलग है। इस तरीके से अरिस्टो ने इस पॉइंट का आलोचना किया है। किस पॉइंट का? कि सभी तरीके की जो अथॉरिटी होती है वो सेम होती है, नहीं। जो परिवार की सत्ता है, जो संतान पे, जो दास पे, ये एक अलग अथॉरिटी है, और जो स्टेट में यूज किया जाता है, जो स्टेट के लिए अथॉरिटी होती है वो अलग है। जैसे रूलर और सिटीजन के बीच में, क्योंकि एक रूलर और जो सिटीजन, एक देश का राजा मान लो आप, और एक देश के जो नागरिक हैं, है ना, इन दोनों की योग्यता बराबर है, क्योंकि नागरिक उनको ही माना गया है जो पुरुष हैं, जो कैपेबल हैं, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है? इनकी योग्यता बराबर है। और जो अयोग्य है, इधर वाले लोग, इनको अयोग्य माना गया है। तो इनके मुकाबले में ये लोग इन पे शासन कर सकते हैं, इन पे ये अपना कंट्रोल स्थापित कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अरिस्टोटल का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम में जो सोसाइटी थी वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, इतना जटिल नहीं था जितना आज है। अलग अलग धर्म के लोग, अलग जाति के लोग, बहुत ज़्यादा, मतलब कि, है ना, डाइवर्सिटी ज़्यादा है। लेकिन राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन को अलग अलग तरीके से स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी उस टाइम। लेकिन जो गुड लाइफ की इच्छा है ये तो सभी की हुआ करती थी। तो राजनीतिक जीवन के साथ साथ पारिवारिक जीवन का भी अपना बहुत ज़्यादा महत्व हुआ करता था दोस्त। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं स्कोप की, कि स्कोप क्या है पॉलिटिक्स की एंशिएंट ग्रीक टाइम में, तो प्राचीन यूनान में दोस्तों हम स्कोप की बात करें तो पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले लोग कम थे, लेकिन इसका दायरा बहुत ज़्यादा था। समझे दोस्त, पॉलिटिक्स का भाग बहुत बड़ा हुआ करता था, इसका जो स्कोप था बहुत बड़ा था, इसका क्षेत्र बड़ा था, लेकिन पार्टिसिपेट करने वाले लोग कम थे। लेकिन जब हम आज इस मॉडर्न टाइम में बात करें तो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले लोग ज़्यादा हैं, लेकिन पॉलिटिक्स का स्कोप क्षेत्र कम हो चुका है। ये दोस्तों डिफरेंस, मेरा डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जब हम बात करें प्राचीन टाइम में, अरिस्टोटल के टाइम में, तो ऐसा क्यों पार्टिसिपेट करने वाले लोग कम क्यों थे? क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर जो नागरिक थे, जो सिटीजन थे, उनकी ही क्वांटिटी कम थी। क्यों? क्योंकि जो स्वतंत्र जन है, स्वतंत्र जन उनको कहा जाता है जो नागरिक हैं, जिसमें से पुरुष ही आते थे। मेल फीमेल को तो हटा दिया गया, स्लेब्स को हटा ही दिया गया, एलियंस यानी विदेशी को हटा ही दिया गया, 3 कैटेगरी हटा दी गई। तो बच गए जो नागरिक दोस्तों सिर्फ 1.5 लाख लोग, 4 लाख लोगों में से सिर्फ 1.5 लाख लोग वही देश के सिटीजन थे। ये देखिए प्लेटो ने कहा था कि 4 लाख में से सिर्फ 2.5 लाख लोग ऐसे थे जो गैर नागरिक थे, है ना, नॉन सिटीजन, जिनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते थे। वैसे दोस्तों आगे समय चलता गया। प्राचीन टाइम से हम आ जाते हैं मध्यकाल में, मिडिएवल एज में। जब हम मिडल एज में आते हैं तो इस टाइम में टाइम वही है
जैसा थोड़ा टाइम बीता, लेकिन दोस्तों शासन भी अभी जनता का नहीं है, यहाँ पे भी राजा का ही शासन हो रहा है। सामंत है, फेडरल सिस्टम है, फेडरलिज्म सुना होगा आपने दोस्तों, सामंत जमींदार प्रथा, लैंडलॉर्ड्स एंड यहाँ पे दोस्तों किंग्स का शासन चलता है, राजा महाराजाओं का शासन चलता है। तो जनता का यहाँ पे भी अभी इम्पोर्टेंस नहीं हुआ है, जनता को वोट डालने का राइट्स तो नहीं मिला है। तो मीडियल एज के अंदर भी दोस्तों काफ़ी प्रथाएं देखी जाती थी, कैसे लोगों को दंड दिया जाता था, है ना दोस्त। लेकिन पॉलिटिक्स में लोगों का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा बढ़ता चला गया, क्योंकि यहाँ पे जमींदार वगैरह आने लग गए, सामंत वगैरह, है ना, बड़े बड़े पूंजीपति लोग का थोड़ा सा दोस्तों देखा गया उदय होना अब यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो मिडल एजेस के अंदर ये सब देखा गया। लेकिन जैसे ही इन्होंने जुर्म करना स्टार्ट किया मिडल एज में, लोगों में एक अलग से भड़ास निकली, और ये भड़ास जाके निकल गई। और ये भड़ास निकली किसमें, अलग अलग रेवोल्यूशन के रूप में, जैसे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776 में हुआ, वैसे ही दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ। तो इस तरीके से क्या हुआ, मिडल एज भी हमारा ख़त्म हुआ और लोगों ने डेमोक्रेसी की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। और यहीं से हमारा स्टार्ट होता है राजनीति की आधुनिक धारणा, मॉडर्न नोशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो इस तरीके से आम आदमी के विचारों को जानने के बाद हमने जाना प्राचीन जो ग्रीस के विचारक हैं, एरिस्टोटल, प्लेटो, या उस टाइम के जो पॉलिटिक्स को लेकर विचार हैं उनको जाना हमने। और अब आते हैं हम आधुनिक धारणा पे, यानी कि मॉडर्न नोशन ऑफ पॉलिटिक्स पे। दोस्तों आधुनिक इस टाइम के अंदर भी सेम वही बात है। जब प्राचीन की हमने बात किया, अभी आपको मैंने बताया कि एरिस्टोटल, प्लेटो के टाइम में क्या था, एंशिएंट टाइम में, ग्रीक के टाइम में पॉलिटिक्स का स्कोप काफ़ी बड़ा था, लेकिन पार्टिसिपेट करने वाले लोग कम थे। मॉडर्न टाइम में क्या हो गया, अब हो गया है ये आज के इस टाइम में पॉलिटिक्स का स्कोप बहुत छोटा हो गया है, लेकिन पार्टिसिपेट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। दोस्तों हर दिन एक नई पार्टी बन जाती है, कोई भी चुनाव लड़ने लग जाता है, कोई भी भाई बिना पार्टी के निर्दलीय भी खड़ा हो जाता है। तो स्कोप कम है, लेकिन पार्टिसिपेट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए। दोस्तों इस तरीके से अगर आज देखा जाए तो आज पॉलिटिक्स का नेचर और जो कंसेप्ट है वो चेंज हो गया है एंशिएंट टाइम से। कैसे, चलिए समझते हैं। सामाजिक जीवन की समस्त गतिविधियां आज पॉलिटिक्स में शामिल की जाती है, लेकिन हमने देखा एंशिएंट टाइम के अंदर दोस्त चिरसम्मत धारणा जो हम देख रहे थे अभी क्लासिकल टाइम में, कि उस टाइम जो विचार दी गई सिर्फ स्टेट को, और स्टेट में रहने वाले जो लोग हैं उनकी एक्टिविटीज़ को ही स्टडी करना पॉलिटिक्स कहलाता है। लेकिन अब क्या है, सामाजिक जीवन की समस्त गतिविधियां पॉलिटिक्स में आती है। अब यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट है कि सार्वजनिक नीतियाँ हो, चाहे पब्लिक पॉलिसी हो, चाहे गवर्नमेंट डिसीजन कोई लिया जा रहा हो, या है ना जो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती हो, या सार्वजनिक निर्णय लिए जा रहे हो, ये सभी क्या है, पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। लेकिन देखा जाए तो अब उन राजा महाराजाओं की तरह कोई एक जना शासन नहीं करता, तो इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी है, और यहाँ पे जनता वोट डालती है, और अब जाके जनता का शासन आया, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन के द्वारा जो कहा गया, एक्चुअल में डेमोक्रेसी है यहाँ पे। तो समाज के अब अलग अलग समूह के द्वारा, है ना, डिफरेंट ग्रुप्स के द्वारा ये डेमोक्रेसी अब क्या होती है, दिखती है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे एक सोसाइटी के अंदर ये अपना एक अलग ग्रुप है, इनका एक अलग ग्रुप है, इनका एक अलग ग्रुप है। ग्रुप का मतलब है कि इनकी एक अलग इंटरेस्ट है, इनका अपनी एक अलग सोच है, इनकी एक अपनी अलग प्रॉब्लम है, इनकी अलग प्रॉब्लम है, इनकी अलग प्रॉब्लम है। तो अब ये क्या करेंगे, है ना, आपस में अपना एक ग्रुप बना लेंगे, जिसको हम इंटरेस्ट ग्रुप भी कहते हैं, या प्रेशर ग्रुप भी कहते हैं, या आप इनको एक, है ना, हित ग्रुप कह सकते हो, आप हित समूह कह सकते हो, ठीक है। तो जब भी दोस्तों इनके ग्रुप में कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, यानी कोई भी विरोधी हित होगा आपस में दोस्तों जरूर होगा, क्योंकि ग्रुप तो तीन है, तीनों की सोच अलग अलग है। तो जब भी कोई टकराव होगा तो उस जगह पे राजनीति होगा। तो इस राजनीति में ही तालमेल, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ही क्या आएगा, है न्याय संगत समाधान दिलाने के लिए जुडिशियल सिस्टम आएगा, जिसमें हमारे जुडिशरी सिस्टम आएगी, ताकि जो ग्रुप के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसको सोल्व कर सके। तो समाज के अंदर, सोसाइटी में तो काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, तो कुछ समूह किसी समूह के मुकाबले में धन संपन्न हो सकता है, थोड़ी खुशहाली हो सकती है, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो सकता है। तो सोसाइटी में दोस्तों ये जीत जाते हैं, इनका बोलबाला हो जाता है। वही अमीर लोग हैं या अंबानी अंडानी वाले, इनका बोलबाला हो जाता है। कुछ लोग बेचारे गरीब रह जाते हैं। तो इस तरीके से सोसाइटी में असंतुलन आ जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। अब इस बैलेंस को बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें, अपना हिस्सा लें। तभी तो रिजर्वेशन का पॉलिसी यहाँ पे आया है दोस्त, ताकि जो भी कमज़ोर है, वीकर क्लास है, वो आगे आ सके सोसाइटी में, अपना एक एक्चुअल में जो हक है उनका वो ले सके, जो हासिल है। राजनीति की प्रक्रिया में अन्य समूह को अपने हितों को संगठित करने और बढ़ावा देने का अवसर मिलता रहेगा।
जिससे आगे चलकर न्याय संगत समाधान की संभावना बनी रहे, है ना। इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स अदर ग्रुप्स विल कंटिन्यू टू get the opportunity to organize and promote their interests which will keep the possibility of an क्या दोस्तों equitable solutions going forward। यानी कि दोस्त अगर सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा तो इक्वलिटीज़ कैसे आएगी। मॉडर्न पॉलिटिक्स का एक बड़ा फीचर है ये, ठीक है। तो जिससे कि ये जो सोसाइटी में असंतुलन है, जो इम्बैलेंस है, इसको बैलेंस में लाया जा सके। दोस्तों यही है मेन फीचर्स किसकी है, मॉडर्न पॉलिटिक्स की। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लासिकल की, यानी कि क्रांति की जो चिरसम्मत धारणा है, जो प्राचीन वाली बात जब हम करते हैं अरिस्टोटल और प्लेटो के टाइम की दोस्तों जब बात करते हैं, तो उस टाइम क्या था, मेन जो फोकस था ओनली वो स्टेट पे था, है ना। अरिस्टोटल ने दोस्तों किस पे मेन फोकस किया, स्टेट पे किया। लेकिन आज मॉडर्न टाइम में क्या है, स्टेट के अलावा सोसाइटी पे भी है, लोगों के जीवन पे भी है। तो इस तरीके से जो मेन जो प्रॉब्लम हुआ करती थी प्राचीन टाइम में, अरिस्टोटल के टाइम में हुआ करता था, वो सिर्फ इन पॉइंटों पे ध्यान देते थे, एक राज्य कैसा हो, सबसे अच्छा शासन कैसा हो, राज्य का कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हो, बस। लेकिन आज क्या है दोस्तों, पॉलिटिक्स एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है ना, एक सोशल प्रोसेस है ये, और ये सोशल प्रोसेस अलग अलग तरीके से चलते रहती है, ठीक है। अब यह प्रक्रिया जानना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रक्रिया चलती कैसे, यानी कि ये जो सोशल प्रोसेस आपको बता रहा हूँ मैं, ये सोशल प्रोसेस कैसे चलती है। क्योंकि अभी तक तो हमने ये समझ लिया कि प्राचीन टाइम में ग्रीक और एरिस्टोटल के टाइम में जो है हमारा प्लेटो का टाइम, इसमें स्टेट को इंपॉर्टेंस दिया गया, स्टडी ऑफ स्टेट को इम्पोर्टेंस क्या कहा गया, सिटी स्टेट में जो रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको इम्पोर्टेंस कह दिया गया। तो इस तरीके से एक स्टेट को ही सेंटर में रख के देखा गया, ठीक है। स्कोप काफ़ी, मतलब जो पॉलिटिक्स का जो दायरा है वो काफ़ी लिमिटेड है ना, सब कुछ स्टेट है, सब कुछ स्टेट। कि ये जो सोशल प्रोसेस है ये चलते कैसी है ना, सोशल प्रोसेस का क्या मतलब है यहाँ पे। अब दोस्तों कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं, मैं वो बताऊंगा ताकि मॉडर्न पॉलिटिक्स का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। सबसे पहला पॉइंट है राजनीति की आधुनिक धारणा के। दोस्तों जो पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं, इनको ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, राजनीति मनुष्य की स्वाभाविक गतिविधि है। एरिस्टोटल ने दोस्तों कहा था कि पॉलिटिक्स इज़ द नेचुरल एक्टिविटी ऑफ मैन, यानी कि इंसान ना चाहकर भी राजनीति करेगा, क्योंकि हम ग्रुप डिसीजन लेंगे ही, हम डिसीजन मेकिंग करेंगे ही, हम ग्रुप के साथ बातचीत करेंगे ही, कोई भी हमें कभी कहीं चूज़ करना हो तो हमें पॉलिटिक्स हम करेंगे ही। तो कहीं ना कहीं हम पॉलिटिक्स अपने डेली लाइफ में करते ही हैं, इसलिए इंसान की स्वाभाविक गतिविधि है ना, एक नेचुरल एक्टिविटी है। तो मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, क्योंकि बिकॉज वो एक स्टेट में रहता है। ये किसने कहा, ये दोस्तों अरिस्टोटल ने कहा। लेकिन मनुष्य किसी न किसी राज्य में रहता है, इसलिए वो क्या है, एक सिटीजन है, इसलिए वो एक इंसान है। जो राज्य में नहीं रहता दोस्तों वो इंसान तो है नहीं। और राज्य में रहने के कारण सामूहिक सत्ता का प्रयोग करते हुए, सामूहिक सत्ता मतलब कलेक्टिव गवर्नमेंट, जिसमें हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, या आप गवर्नमेंट की बात करते हो, ये पावर दिखती है ना। क्योंकि एक स्टेट में सामूहिक सत्ता, सामूहिक रूप से पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती है, कॉन्टेस्ट करती है, कंपटीशन करती है, और लोगों का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है, देन शासन करती है। यही तो है पॉलिटिक्स है आज के इस ज़माने में, ठीक है। तो उत्तम जीवन, गुड लाइफ और आत्मसिद्धि, सेल्फ रियलाइजेशन पे दोस्तों आज जोर दिया जाता है। अरस्तू के दृष्टि में राजनीति मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व को समेट लेती है। हालांकि शासन के स्तर पर जिस सत्ता का प्रयोग होता है वो उन तमाम सत्ताओं से अलग होती है। जैसे कि अभी हमने देखा था क्या, कि परिवार में एक पत्नी के ऊपर पति की सत्ता, है ना, दास के ऊपर स्वामी की सत्ता, इन सब सत्ताओं से अलग यूज किया जाता है एक देश को चलाने में। ये देखा कि अरिस्टोटल ने क्या कहा था कि पॉलिटिक्स जो है इंसान की स्वाभाविक एक नेचुरल एक्टिविटी है। लेकिन जब हम मॉडर्न पीरियड की बात कर रहे होते हैं तो मनुष्य की अभी एक नेचुरल नहीं, अब ये एक स्पेशल एक्टिविटी बन चुकी है, ये अब ये एक विशेष गतिविधि बन चुकी है। और ये गतिविधि समाज के अलग अलग समूह, हित समूह किसे कहते हैं, अलग अलग, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, है ना, किसान यूनियन हो, जिनके इंटरेस्ट एक जैसे ही है, वो मिलकर अपना क्या करते हैं, जिनकी ज़रूरत या जिनकी सोच एक जैसी है, वो एक मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो आपस में ग्रुप बना लेते हैं। वो इसको ही हम इंटरेस्ट ग्रुप्स कहते हैं, है ना। तो दोस्त ये जो समाज की जो गतिविधि है, जो स्पेशल गतिविधि है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्पेशल गतिविधि यानी विशेष गतिविधि, ये इंटरेस्ट ग्रुप्स के द्वारा या पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा सोसाइटी में निकल कर आती है। तो इंटरेस्ट ग्रुप अपनी अलग डिमांड उठाती है, किसानों के लिए लेकर, या ट्रेड यूनियन व्यापार को लेकर, या दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज समस्याओं को उठाती है, लोगों को विश्वास दिलाती है कि हम आपकी सॉल्व करेंगे, फिर वोट लेती है, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन होता है, देन फाइनली वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, जीतते हैं और संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए
देश को चलाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज और इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा ये हमारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है वो दिखती है। लेकिन किस टाइम दिखती है ये? एक जब शांति होगा तो हम डिप्लोमेसी करेंगे, कूटनीति करेंगे, नीतियाँ बनाएंगे, हैं कौटिल्य जैसी नीतियाँ। लेकिन जब अशांति होगा, अनसर्टेनिटी का माहौल होगा तो दोस्तों वॉर। और ध्यान रखना दोस्त, युद्ध यानी कि वॉर करना राजनीति का या पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं होता। वॉर का कंडीशन तभी आता है जब पॉलिटिक्स फेल हो गई हो, है ना, राजनीति फेल हो गई हो। क्योंकि राजनीति का मतलब है समस्याओं को समाधान करना बातचीत के द्वारा। नहीं हो पाया इसलिए तो युद्ध हो गई है। ठीक है दोस्तों, समझ गया आपको? चलिए अब देखा जाए तो राजनीति जो पॉलिटिक्स है दोस्त, ये ओनली सिर्फ और सिर्फ क्या है आज मॉडर्न पीरियड के अंदर? शक्ति के संघर्ष, स्ट्रगल फॉर पावर। और स्ट्रगल फॉर पावर देखा अगर मॉडर्न पीरियड की बात करूँ तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया, वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया, कोल्ड वॉर हो गया, ये सब क्या था? स्ट्रगल फॉर पावर था। शक्ति दोस्तों बस गेन करना चाहते थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या है? एक्सिस पावर या दोस्त सेंट्रल पावर। वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात करें हम तो एक्सिस पावर, एलियंस पावर, ये सब क्या चाहते थे? बस किसी तरह का पावर इसको गेन करना है, शक्तिशाली बढ़ाना है, वेपन्स में, रिसोर्सेज में, इकोनॉमी में, बस किसी भी तरीके से। तो ये स्ट्रगल फॉर पावर हो रहा था दोस्त। यही है पॉलिटिक्स का मेन मीनिंग। आज भी दोस्त एक इंसान दूसरे इंसान से आगे निकलना चाहता है, किसी भी तरीके से उसको कोई भी अपना आगे निकल जाए, बस पीछे निकालना, पाँव खींच के दोस्तों पीछे कर देगा आपका। और अक्सर आपको पीछे करने में दूसरों से ज़्यादा अपने ही होते हैं, अपने ही रिश्तेदार होते हैं दोस्त। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स बड़ी गंदी हो चुकी है आज। अगर देखा जाए पॉलिटिक्स की आज इस मॉडर्न टाइम में एक्चुअल मीनिंग क्या है, चलिए आपको बताता हूँ। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की स्थिति में, अभी जो बता रहा हूँ प्लीज़ दोस्तों कान खोल के समझना, ये पूरे वीडियो का निचोड़ है इस मॉडर्न पॉलिटिक्स के अंदर, यानी कि मॉडर्न टाइम के अंदर। दूसरों के साथ यानी कि एक बंदा है दूसरे के साथ कंपटीशन की कंडीशन में, स्थिति में, समाज के दुर्लभ संसाधनों पर, समाज में ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत कम है लेकिन उनको पाने की इच्छाएं बहुत सारे लोग रखते हैं, रेयर रिसोर्सेज पर अपना प्रभुत्व और नियंत्रण, डोमिनेंस और कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिश करना चाहते हैं दोस्त, या करने की कोशिश करते हैं। इसी को पॉलिटिक्स, दैट मीन्स राजनीति कहा जाता है, पॉलिटिक्स कहा जाता है। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो गवर्नमेंट जॉब है, वैकेंसी निकलती है 15,000, 20,000, 30,000, 35,000, बस लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बोल दिया क्या मैंने? इतनी वैकेंसी निकलती है। अब इसको पाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज हैं बहुत जो जिनकी स्केर्सिटी है, जो सोसाइटी में बहुत कम है, लेकिन इनको पाने के लिए बहुत लोग अपनी इच्छाएं रखते हैं। उनका सपना होता है नहीं भाई ये मुझे भी चाहिए, भैया मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो निकल पड़ते हैं इस दौड़ में, और ताकि वो अपना कंट्रोल स्थापित कर सके। जो सीट्स कम है, स्टूडेंट ज़्यादा है, और इस तरीके से क्या होता है, जो ताकतवर है उसको ये सीट मिल जाती है। अपना दोस्तों डोमिनेंस बनाना चाहते हैं। यही सेम काम पूरी दुनिया में हो रहा है। अब दोस्तों इधर रूस चाहता है यूक्रेन पे कब्जा करना, इधर दोस्तों चाइना जाता है ताइवान पे कब्जा करना है। तो एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, बहुत तगड़ा पॉलिटिक्स हो चुका है आज तो किसी भी तरीके से पावर गेन करना है। तो समझ में आपको? तो सोसाइटी में या समाज में जो रेयर रिसोर्सेज है, जिनके ऐसे रिसोर्सेज जिनकी स्केर्सिटी है, ऐसे रिसोर्स जो बहुत कम है, लेकिन उसको पाने के लिए बहुत सारे लोग अपनी इच्छाएं रखते हैं या बहुत वो कंपटीशन कर रहे हैं। और इस कंपटीशन में सभी लोग चाहते हैं इन रिसोर्सेज पे अपना डोमिनेंस या अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना, स्थापित करना, ताकि ये मेरा हो जाए। इसी को आज हम पॉलिटिक्स का नाम देते हैं। तो आज क्या है दोस्तों, कम संसाधनों पे अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल बनाना ही पॉलिटिक्स है। तो ये है हमारा मॉडर्न टाइम। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की। ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। सेकंड पॉइंट क्या है? राजनीति में विशेष प्रकार की सत्ता का प्रयोग होता है। बिल्कुल भाई, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ अथॉरिटी। स्पेशल अथॉरिटी मतलब हम वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है, पॉलिसी मेकिंग का काम चलता है, और सत्ता का प्रयोग अलग अलग नेताओं के द्वारा होता है। और भारत के अंदर अलग अलग टाइम पे अलग अलग सत्ता का प्रयोग होता रहा है। लेकिन जो सत्ता, जिस सत्ता की हम बात कर रहे हैं, अथॉरिटी की या प्रभुत्व की या नियंत्रण की, परिवार के अंदर पॉलिटिक्स, मजदूर संघ की एक पॉलिटिक्स, ट्रेड यूनियन की एक पॉलिटिक्स, इनके अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही होती है वो राजनीति के श्रेणी में नहीं आती, पॉलिटिक्स के कैटेगरी में कतई भी नहीं आती। क्यों दोस्त? पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति की कैटेगरी में वही काम आएंगे या वही दोस्तों क्षेत्र आएगा जिसका संबंध क्या, यानी कि राजनीति के क्षेत्र में वही सत्ता आती है जिसका प्रयोग या तो सरकार या तो गवर्नमेंट करती है या गवर्नमेंट को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। मान लो दोस्तों ये सरकार है, सरकार ने ऐसा कोई कानून बनाया
जीएसटी, तो जीएसटी से सभी प्रभावित हुए, तो ये पॉलिटिक्स का काम है। या जनता ने दोस्तों मिलकर कोई ऐसा ग्रुप बनाया, इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप, जिससे कि सरकार पे प्रभाव डाला जाए इस काम का, जैसे कि जो लोकपाल बिल लाने के लिए, करप्शन खत्म करने के लिए, ये सब जिस पे सरकार पे प्रभाव पड़े, तो ये भी पॉलिटिक्स के दायरे में आता है। तो पॉलिटिक्स के दायरे में वही अथॉरिटी आएगी जिसका यूज सरकार खुद करती है कानून बना के, डिसीजन लेकर, या जनता करती है सरकार को प्रभावित करने के लिए। क्लियर है? कभी दोस्तों परिवार की सत्ता या ट्रेड यूनियन की सत्ता मतलब पावर अथॉरिटी से है, ठीक है, ये नहीं आती है। दोस्त जो भी चीज़ मैंने हिंदी में लिखा है, मैंने उन सब चीज़ों को इंग्लिश में भी लिखा है, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी शॉर्ट नोट्स अपने अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया ही है। तो राजनीति के क्षेत्र में वही सत्ता आती है, वही पावर आती है, जिसका प्रयोग या तो गवर्नमेंट करे या गवर्नमेंट को प्रभावित करने के लिए किया जाए। तो इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स द सेम पावर कम्स विच इज़ आइदर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ और विच इज़ यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट। क्लियर है दोस्त? चलिए, हाँ जी। तो अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध कृति, अरस्तु की दोस्त एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स, जो कि इस टाइम पीरियड में लिखी गई थी। इसमें क्या कहा था इसने अपनी इस बुक के अंदर कि प्रकृति ने स्त्री को पुरुष से हीन बनाया है, स्त्री को पुरुष से कमज़ोर बनाया है, बहुत कमज़ोर, उनका दिमाग घुटना में होता है। बहुत सारी दोस्तों बातें कही जाती है स्त्रियों के बारे में, ये बात तमाम तरीके की बातें। लेकिन आज हर एक सेक्टर में तो महिलाएं ही आगे है भाई। मुझे लगता है कि पुरुष ही दोस्तों पीछे हो चुके हैं यार, है। आज किस सेक्टर में आज महिलाएं आगे नहीं है, किस सेक्टर में वुमेन्स, किस सेक्टर में गर्ल्स आगे नहीं है। तो इस वजह से अरिस्टोटल की क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि इसने, अरिस्टोटल ने जो महिलाओं के बारे में ऐसी बातें कही है, इसको आलोचना की जाती है, ठीक है। तो पत्नी पर पति का नियंत्रण, संतान पर पिता का नियंत्रण, दास पर स्वामी का नियंत्रण, यह प्रकृति की देन है। ये किसकी देन है? ये नेचुरली है, ये इंसानों ने नहीं बनाया है। ये कंडीशन जो है ये इंसानों ने नहीं बनाया, ये तो नेचुरली है। ये अरिस्टोटल साहब का कहना है। इस तरीके से नागरिकों के संदर्भ में जो शासन की जो सत्ता है वह रूलर्स और सिटीजन, बस, यानी कि कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं आज के दोस्तों इस टाइम में। लेकिन अरिस्टोटल ने क्या कहा था अपने टाइम में कि एक रूलर सिर्फ सिटीजन पे ही शासन करता है, बस, बाकी इन सभी को सिटीजन नहीं है। सिटीजनशिप तो उनको मिली ही नहीं है, ना गर्ल्स को या वुमेन्स को मिली ही नहीं है ना। एंड जो स्लेव्स होते हैं उनको मिली ही नहीं है, एंड एलियंस यानी जो फॉरेनर्स हैं उनको मिली ही नहीं है। लेकिन आज के टाइम में क्या है दोस्तों, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर दी लॉ। कानून के नज़रों में दोस्तों सभी आज के इस टाइम में समान है। लेकिन अरस्तु ने सभी नागरिकों की समानता पे जरूर जोर दिया। अरस्तु ने दोस्तों समानता पे जोर दिया, इसमें नो डाउट। लेकिन इसने महिलाओं पे और दासों पे जिस तरह की इसने बातें कही है, यानी कि दासों और स्त्रियों की स्थिति की जो इसने बातें बताई कि दास बहुत कमज़ोर होते हैं, उनमें मन बुद्धि के लोग होते हैं, इसलिए उनको दास रहना ही ठीक है, या स्त्री पुरुष के अकॉर्डिंग या पुरुष के मुकाबले में उनकी दिमागी हालात या दोस्तों उनकी क्षमता बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए दासों और स्त्रियों को सत्ता से बाहर रखना चाहिए और इनको कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलना चाहिए, इनको दोस्तों कोई अधिकार नहीं था। इसलिए अरिस्टोटल की इन बातों के कारण अरिस्टोटल को क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। और दोस्तों इस तरीके से राजनीति का चिरसम्मत धारणा है, इसमें अरिस्टोटल और प्लेटो हमारे मेन थे, जिसमें अरिस्टोटल की आलोचना की गई है। तो राजनीति का जो संबंध है वो सत्ता, शासन और शक्ति, पावर से है, रूल से है, और किससे है दोस्तों, शक्ति से है। यहाँ पे मैक्स वेबर के द्वारा एक बात कही गई है मॉडर्न पॉलिटिक्स के अंदर। मॉडर्न पॉलिटिक्स का थिंकर है भाई ये मैक्स वेबर। इसने ये कहा कि किसी भी राजनीतिक संगठन को तभी पॉलिटिकल पार्टी कहा जा सकता है जब उसकी बातों को एक क्षेत्र तक, है ना, एक टेरिटरी तक, एक भूभाग तक फॉलो किया जाता हो, या उसको फॉलो करवाने के लिए एक डर दिखाया जाता हो। तो वही सेम चीज़ दोस्तों जो पहले होता था वो आज भी है, और इसी सेम बातों को रिपीट कर दिया है हैरोल्ड लॉसवेल ने, है। इसने भी दोस्तों यही कहा है, और इसने ये कहा है कि राजनीति में शक्ति का प्रयोग होता है। दोस्तों मॉडर्न पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स प्लस पावर, इन दोनों को जोड़ दिया गया। पहले कहा था सिर्फ पॉलिटिक्स और स्टेट की बात हुआ करती थी अरिस्टोटल के टाइम में। मॉडर्न पॉलिटिक्स में स्टेट में तो है ही है, प्लस पॉलिटिक्स है और पावर, इन दोनों को दोस्तों जोड़ दिया गया है। यहाँ पे क्या होता है, स्टेट की बात लोग तभी फॉलो करेंगे जब स्टेट के पास पावर होगी। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लोग जनता तो वोट डाल के चुन के भेज रहे हैं, तो लोग बात क्यों मानेंगे भाई, इसलिए मानेंगे सरकार के पास या स्टेट के पास पावर है, अथॉरिटी है, वो मनवा लेगी आप सभी से। तो यहाँ पे सिंपल कह दिया लॉसवेल ने कि राजनीति शक्ति के रूप में दिखती है ना। जो राजनीति है वो
किस रूप में प्रेजेंट होती है, किस रूप में समाज में दिखती है, तो वो पावर के रूप में। पॉलिटिक्स मतलब पावर, ठीक है। तो ये कहा है लास्वेल के द्वारा। मेरे दोस्त यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना आपको कि अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने पॉलिटिक्स के फीचर्स को गिनवाए हैं यहाँ पे। अथॉरिटी, पावर एंड रूल, ये 3 पॉइंट है जो कि स्टेट, यानी कि आप स्टेट की कह सकते हो या आप सिंपल स्टेट मतलब पॉलिटिक्स है, जो अरिस्टोटल के नाम में है पॉलिटिक्स। यानी कि पॉलिटिक्स के 3 फीचर हैं। जहाँ पे पॉलिटिक्स होगा वहाँ पे 3 बातें होंगी। क्या क्या? अथॉरिटी वहाँ पे होगी, वहाँ पे पावर होगी, वहाँ पे रूल, यहाँ पे शासन होगा, ठीक है। तो अरिस्टोटल ने क्या कहा था कि जो राज्य में जो सत्ता का यूज, जो अथॉरिटी का प्रयोग किया जाता है, वो अन्य प्रकार की अथॉरिटी से अलग होती है। लेकिन लोसवेल ने क्या कहा? लोसवेल जो अभी आपको पीछे बताया था, इसने बोला कि नहीं, चाहे राज्य हो, चाहे प्राइवेट, चाहे घर हो या परिवार हो, सब जगह पे जो सत्ता प्रयोग होती है सब एक ही तरह की सत्ता होती है। यहाँ पे अगर इनकी बात मान लिया जाए कि सभी प्रकार की सत्ता एक ही है तो पॉलिटिक्स का दोस्तों स्कोप तो ऐसे ही बहुत बड़ा है। ऐसे तो भाई इतना थोड़ा क्रिटिकल सब्जेक्ट है ये, एक वर्ड में इसको डिफाइन नहीं कर सकता। और इनकी बात को मान लिया जाए तो ऐसे ही दोस्तों इसका स्कोप क्षेत्र है, इसका जो स्कोप एरिया है बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए अरिस्टोटल ने जो कहा वो सही है यहाँ पे कि जो परिवार में या जो घर में, जो फैक्ट्री में, कंपनी में जो अथॉरिटी का यूज़ किया जाता है वो स्टेट की सत्ता से अलग होती है। तो स्टेट का अथॉरिटी बिल्कुल अलग है, बाकी अन्य प्रकार की अथॉरिटी अलग है। तो इसने अरिस्टोटल ने अथॉरिटी को अलग अलग तरीके से देखा है। लोसवेल ने सबको एक जैसे ही कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों इनकी क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि अगर हमने इनकी बातों को अपना लिया कि सभी अथॉरिटी एक जैसी हैं तो पॉलिटिक्स का स्कोप और बड़ा हो जाएगा, तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अभी हम स्टेट और स्टेट जो अथॉरिटी यूज़ करती है सिर्फ हम वही पॉलिटिक्स का पार्ट्स मानते हैं। तो इस तरीके दोस्त जो कॉमर्शियल है, जो कंपनी है, व्यवसायी है, इन सबको पॉलिटिक्स का पार्ट मान लेंगे, जिसका स्कोप ऐसे ही बड़ा हो जाएगा यार, इसलिए इनका क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है। बाकी दोस्तों गरीबों को, इन सबको आज पॉलिटिक्स में, आज समाज का भलाई हो, है वेलफेयर का काम हो, पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा उद्देश्य है, ताकि ऐसी स्थिति ना देखना मिले यार। आज भी ये जो संसद में बैठे लोग हैं, आज जरूरत ही हमें आज इस चीज़ की है कि ऐसे लोगों के लिए कानून बनाया जाए, ताकि समाज में गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों कई बरसों से दिया जा रहा है, इसको एक्चुअल में खत्म किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं अपने हम थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि राजनीति का संबंध संघर्ष और उसके समाधान से है। दैट मीन्स राजनीति क्या करता है दोस्त? संघर्ष को ढूंढता है, देन उसको सोल्व करता है, या जहाँ पे भी संघर्ष हो, जहाँ पे स्ट्रगल हो रहा हो, जहाँ पे प्रॉब्लम हो गई हो, उसको सोल्व करता है। सबसे पहले दोस्तों हम पॉइंट्स को समझते हैं। राजनीति एक विशेष मानवीय क्रिया है। पॉलिटिक्स इज अ स्पेशल ह्यूमन एक्टिविटी, मैन इज अ स्पेशल एनिमल। हमने दोस्तों ये देखा था कि मनुष्य एक क्या है सोशल एनिमल है, एक है ना, सोशल एनिमल है मनुष्य एक। प्रत्येक गतिविधि राजनीति के दायरे में नहीं आती है। राजनीति के दायरे में सिर्फ वही एक्टिविटीज़ आती है जो कि सरकार करती हो या सरकार को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जाता हो। एक विशेष स्थिति में मनुष्य जो भी कभी कभार कुछ काम कर रहा होता है एक विशेष स्थिति में, तो वो एक्टिविटी कभी कभार राजनीति की एक्टिविटी में, यानी कि राजनीति के दायरे में आ जाती है। इसको हम राजनीतिक स्थिति या पॉलिटिकल सिचुएशन कहते हैं, यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि स्टेट का कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है, स्टेट की इन्वॉल्वमेंट होती है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम ये समझते हैं कि एलन वॉल के द्वारा मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, आधुनिक राजनीति और शासन 1988 में जो ये बुक आई थी इसकी, इस बंदे की दोस्तों है ना, एलन वॉल की, इस बुक के अंदर इन्होंने एक बात कही। क्या बात कही? कि राजनीतिक गतिविधि से मतभेदों है, डिसएग्रीमेंट्स, यानी कि जो मतभेद होते हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं की उपस्थिति और उन मतभेदों के समाधान के प्रयास का संकेत मिलता है। फिर से समझना क्या कहा है बोलने कि राजनीतिक स्थिति से जो भी मतभेद होते हैं उनका पता चलता है और उनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है, कोशिश की जाती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, यहाँ पे सब बता दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे दोस्तों स्टीफन एल वोस्वी एक थिंकर है, पॉलिटिकल थिंकर। इनका क्या कहना है? स्टीफन एल वोस्वी का ये कहना है कि पॉलिटिकल साइंस, इनकी एक बुक है, इस बुक में इन्होंने कहा है, इस बुक का नाम क्या है? पॉलिटिकल साइंस द डिसिप्लिन एंड इट्स डायमेंशंस एंड इंट्रोडक्शन। इस बुक में दोस्त जो कि 1973 में आई थी, इस बुक में इन्होंने ये कहा कि जहाँ राजनीति है वहाँ कोई ना कोई विवाद, कंट्रोवर्सी रहता है। जहाँ कोई ना कोई समस्याएं होती है वहाँ राजनीति होती है। जहाँ कोई विवाद नहीं होता है, जहाँ किन्हीं समस्याओं पे वाद विवाद नहीं चल रहा होता, वहाँ राजनीति भी नहीं होती है। इसका मतलब जहाँ पे समस्या है, जहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे राजनीति होगी।
और जहाँ पे राजनीति है वहाँ पे समस्या ज़रूर होगी। और इसलिए दोस्तों ये पूरा प्रोसेस चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा, क्योंकि राजनीति तो धरती पे है तभी तो समस्याएं हैं, और समस्या है तो राजनीति है, स्वार्थ है, लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी टपका सकते हैं, लुढ़का सकते हैं। देखिए दोस्तों, जेडीवी मिलर ये पॉलिटिकल थिंकर हैं, इन्होंने क्या कहा अपनी बुक के अंदर, द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का स्वरूप, 1962 में दोस्तों इनकी ये बुक आई थी। और इस बुक में इन्होंने क्या कहा, पहले आपको मैं ये बता देता हूँ। राजनीतिक स्थिति में संघर्ष के समाधान के लिए शासन या सरकार का प्रयोग किया जाता है। इन्होंने कहा कि राजनीतिक यानी पॉलिटिकल सिचुएशन में जब भी ऐसी मान लो कि स्टेट में कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो और उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो शासन मतलब सरकार से है, सरकार उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ये कहना है मिलर साहब का 1962 में अपनी बुक द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स में इन्होंने ये बात कही है। राजनीतिक प्रक्रिया के लिए दो बातें ज़रूरी है। सबसे पहली बात क्या है कि एक तो किन्हीं दो पक्षों, यानी कि अगर सिंपल हम शब्दों में बताऊं मैं आपको, एक तो किन्हीं पक्षों के बीच में कोई मतभेद या संघर्ष चल रहा हो, है ना, कोई डिस्प्यूट्स या कोई विवाद या है ना संघर्ष चल रहा हो, कोई स्ट्रगल चल रहा हो। पहला पॉइंट ये है, तभी वहाँ पे पॉलिटिक्स आ सकता है। दूसरी पॉइंट, सरकार की सत्ता के माध्यम से उस संघर्ष के समाधान का प्रयास किया जा रहा हो। क्लियर है, कहीं पे कोई विवाद या डिस्प्यूट या कोई स्ट्रगल हो रहा हो, पहला पॉइंट, और सरकार उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कर रही हो। इन्हीं सत्ता को या इन्हीं कैटेगरी को हम पॉलिटिक्स में रखते हैं। ठीक है, क्लियर दोस्त। पॉलिटिक्स के अंदर एलन बोल ने दो एग्जाम्पल दिए, और दो अगर हम उन प्रॉब्लम को अगर हमने इनकी बातों को अडॉप्ट कर लिया, एलन बोल की मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट 1988 में इन्होंने दिया था अपनी बुक के अंदर, कि इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, पहले ये समझ लो एग्जाम्पल क्या था, तभी तो इनका क्रिटिसाइज करेंगे हम। इन्होंने ये कहा, मान लो कि दो बच्चे हैं, कितने क्यूट क्यूट से बच्चे, वाह, इन दो बच्चे हैं और एक खिलौना है, और ये दोनों ही बच्चे एक खिलौने के लिए, एक टॉय के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में ये एक खिलौना इन दोनों को भाई कैसे मिलेगा? तो इसी बीच में पेरेंट्स आएंगे और ये पेरेंट्स अपनी अथॉरिटी का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों आपस में लड़ने लग रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मारने लग रहे हैं, पिटाई करने लग रहे हैं, तो यहाँ पे खून खराबा ना हो जाए, है। और इसी बीच में ये आएंगे, इनको शांत करवाएंगे और आके जो भी उचित लगे जिनमें दोनों में से जिसको भी चाहे ये टॉय दे देंगे, ले भाई जा तू खेल ले। ठीक है, ये इन्होंने कह दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो दोस्तों इन्होंने मारपीट की बात करी यहाँ पे, तो इसलिए इनकी जो आलोचना की जाती है एलन बोल की इस बात पे कि एलन बोल ने जो एग्जाम्पल दिया उसके अंदर कोई निजी संघर्ष है, कोई प्राइवेट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, ये घर का कोई अपना मामला है, तो इसको पॉलिटिक्स में हम कैसे लेकर आ जाएंगे? तो ये पॉलिटिक्स का मामला कतई भी नहीं है। तो एलन बोल के दोस्तों इस बात पे क्रिटिसाइज की जाती है। ठीक है, एंड और ये भी कहा जाता है कि जैसे कि और भी प्रॉब्लम है, जैसे मान लो घर में पति पत्नी के बीच में कोई बजट को लेकर कि कोई हस्बैंड कहेगा नहीं पैसा हम इतने यहाँ पे प्रॉपर्टी में खर्च करेंगे, लड़की बोलेगी नहीं मेकअप किट में खर्च करेंगे, नहीं लैक्मी का लाऊंगी मैं, नहीं लिपस्टिक लाऊंगी मैं, नहीं इसमें खर्च करेंगे, तो वहाँ पे अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये मामला घर का पर्सनल मामला है। लेकिन एलन बोल ने कहा कि नहीं ये भी पॉलिटिक्स है, सो रहा है, तो प्राइवेट कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों नहीं आता पॉलिटिक्स के दायरे में। यहाँ पे एलन बोल के क्रिटिसाइज किया गया, क्या कहकर, केवल ऐसे ही संघर्ष या मतभेद या विवाद, स्ट्रगल, डिस्प्यूट्स, है ना, राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स के कैटेगरी में आते हैं जिनका संबंध पब्लिक लेवल या पब्लिक एरिया से हो, सार्वजनिक स्तर पर हो, दैट मीन्स सभी लोगों के लिए हो, एक घर या दो घर के नहीं, स्टेट में रहने वाले सभी लोगों के लिए उस संघर्ष के मायने हो। ठीक है, तो वही दोस्त चीज़ पॉलिटिक्स में आएगी। राजनीतिक संघर्ष का सरोकार यानी कि राजनीतिक संघर्ष का समाधान या संबंध हमेशा सार्वजनिक समस्याओं से होता है, निजी समस्याओं से नहीं। यह सार्वजनिक समाधान की मांग करता है, निजी समाधान की नहीं। क्लियर है? तो दोस्त हम इससे कैसे कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स के दायरे में वही प्रॉब्लम्स या वही डिस्प्यूट्स आएगी जिसका संबंध पब्लिक सेक्टर से है। जैसे कि बाबरी मस्जिद की हमने बात करी, ये सब पॉलिटिक्स के दायरे में आ जाते हैं। राम मंदिर का मुद्दा पॉलिटिक्स के दायरे में आ जाता है, क्योंकि पूरा सोसाइटी, पूरा स्टेट इन्फ्लुएंस हो रहा है इससे, है ना, किसी एक घर का मुद्दा तो है नहीं है। ठीक है, ये होता है। एंड दोस्तों 3 तलाक का मुद्दा हो गया, एंड काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं, ये हो जाता है। एक चीज़ यहाँ पे एलन बोल ने ये भी कहा, एक बात भी आलोचना की जाती है एलन बोल की, कि एलन बोल ने कहा था कि दोनों बच्चे आपस में मारपीट करने लग जाएंगे, कहीं ना कहीं ये वॉयलेंस की बात करने लग गए। तो भाई ये वॉयलेंस भी पॉलिटिक्स के दायरे में नहीं आता।
पॉलिटिक्स में तो भाई शांति का काम आता है, ठीक है, पहली बात तो ये। सेकंड थिंग, ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरी बताना है आप सभी को यार कि ऐसा भी होता है कभी कभार कि कोई डोमेस्टिक चीज़ें हो और वो पॉलिटिक्स का रूप ले ले। वो कैसे, चलिए समझते हैं। मान लो कि घर का एक पर्सनल मैटर है और हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ाई करने लग रहे हैं भाई, है ना, और आपस में भाई वाइफ को मार दिया अपने हस्बैंड ने और लड़ाई हो रही है वहाँ पे। तो ये मुद्दा हो सकता है कि जब भी डोमेस्टिक वोलेंस का मुद्दा ये दोस्तों उठ सकता है, ये तो ये डोमेस्टिक वोलेंस का मुद्दा पॉलिटिक्स में आता है। तो राजनीतिक समाधान की, हाँ, यहाँ पे राजनीतिक समाधान होगा और ये चीज़ राजनीतिक समाधान की मांग करता है। तो पॉलिटिक्स में वही दायरे आता है जो एक तरीके से जो इन्फ्लुएंस करता है पूरी सोसाइटी को। तो राजनीतिक समाधान या पॉलिटिकल सॉल्यूशंस कैसे हो, बातचीत, नेगोशिएशन से हो सकता है ना, मारपीट से नहीं, खून खराबे या बोरिंग से नहीं मेरे दोस्त, बातचीत, नेगोशिएशन से होगा, समझाने बुझाने से होगा, परसुएशन से होगा, पंच निर्णय, आर्बिट्रेशंस, है ना, यानी जो आपस में लोग मिल के जब निर्णय लेंगे जिससे कि सभी लोग सहमत हो, सुलह समझौते, है ना, कंप्रोमाइज़ करके, दबाव, प्रेशर ग्रुप के द्वारा प्रेशर डाल के गवर्नमेंट पे, है ना, यानी कि किसी तरह से बातचीत के द्वारा ही, वोट से कि कौन कितने लोग इस पक्ष में लोग फेवर में हैं, कितने लोग इसके फेवर में नहीं है, हम ऐसे भी करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ना कि युद्ध, मारपीट से या युद्ध का सहारा लेके, है ना, ये सब सहारा पॉलिटिक्स में नहीं आता। पॉलिटिक्स इन्हीं के द्वारा किया जाता है। लेकिन दोस्त ये सभी चीज़ें किससे की जाएगी, है ना, इन सभी चीज़ों को करने का प्रोसीजर क्या होगा दोस्त, प्रोसीजर जो भी हो वो प्रोसीजर सभी माने, उन प्रोसीजर पे सभी सहमत हों, तभी तो हम कोई प्रक्रिया कहेंगे। अब मान लो हम कोर्ट में जा रहे हैं और कोर्ट पे ही हम बिलीव नहीं रखते हैं तो हम कैसे न्याय व्यवस्था पे बिलीव कर सकते हैं। हम कोर्ट में जा रहे हैं तो हम इस चीज़ पे कि कोर्ट पे हमें बिलीव है, जो भी होगा वो फैसला हमें मानेंगे, हम रिस्पेक्ट करते हैं उसकी। तो सेम दोस्तों जो प्रोसीजर होता है हम इसको फॉलो करना चाहिए। देन जो भी सोसाइटी में जो रिसोर्सेज हम जानते हैं दोस्त वो स्केयर है, अभाव है, उनकी कमी है, और उन्हीं रिसोर्सेज में तर्क संगत हिस्सा जो भी रीजनेबल शेयर होगा वो सभी को मिलेगा, और इसी के लिए जो संघर्ष है मेनली यार ये होता है, ठीक है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं बिस्मार्क की। 1815 से 98 के बीच में टाइम पीरियड है। 1867 में इन्होंने कहा था कि राजनीति संभाव्य की कला है, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अपनी मांग पर डटकर, अडिग रहकर राजनीति में सफल नहीं हो सकता। उससे दूसरों की आशाओं, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसके प्रति भी दोस्तों सजग रहना चाहिए और दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए, ठीक है दोस्त। ये कहा इन्होंने, किसने, बिस्मार्क ने। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी, यानी दोस्तों पॉसिबल कह सकता हूँ। इसका जो एक्चुअल मीनिंग आपको बताऊँ मैं, तो जो तत्कालिक परिस्थितियों में जो कटु संघर्ष चलते आ रहे हैं उनसे बचते हुए हम जो भी प्राप्त कर सकते हैं ले लेना, यानी कि जो भी संघर्ष चल रहे सोसाइटी में उसको छोड़ो, हटाओ, इग्नोर करो, और जो भी एक्चुअल में जो हम प्राप्त कर सकते हैं उनको प्राप्त करो, ठीक है, ना कि दोस्तों दूसरे की आलोचना करने में लग जाओ, ये करने। आज एक्चुअली देखते हो नहीं आप, लोगों की पर्सनल लाइफ पे या लोगों पे दोस्तों लांछन लगाना कि उनका क्रिटिसाइज करना, वो क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन लोगों के दूसरे के बारे में ज़्यादा बोलना, है ना। हम अपनी कमियों को सुधार नहीं पाते, दूसरे कमियाँ निकालते फिरते हैं, भाई ये उसकी ये कमियाँ हो, ये करना है, ये हो जाता है समाप्ति में, है ना। तो द आर्ट ऑफ द पॉसिबल हम कह सकते हैं कि बिस्मार्क यहाँ पे पॉलिटिक्स द आर्ट ऑफ द पॉसिबल का मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं ये कि जो भी सिचुएशन बनी हुई है उन संघर्षों से दूर रहो उस सिचुएशन में, और जो भी अपॉर्चुनिटी आप गेट कर सकते हो उसका फ़ायदा उठा सकते हो, उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लो, ठीक है। तो राजनीति अपनी इच्छा के आगे दूसरों को झुकाने की कला नहीं है, बल्कि यह दूसरों के साथ मिलजुल कर अपने उद्देश्यों को पूरा करने का साधन है। जो भी हम चाहते हैं उसको पूरा करने का साधन है, ना कि अपने आगे हम दूसरों को झुकाए। ये तो डर्टी पॉलिटिक्स जो कि दोस्तों आज हो रहा है, लेकिन एक्चुअली जो पॉलिटिक्स का मीनिंग है मैं आपको वो बताते हुए चल रहा हूँ, है ना। इसी कारण से दोस्तों सर्वोत्तम के निकटवर्ती को पाने की कला कहा जाता है इसमें, यानी कि जो भी हमारे लिए सर्वोत्तम होगा, जो भी हमारे लिए अच्छा होगा, हम उसको पा सकते हैं, ठीक है। तो सर्वोत्तम जो भी एक सोसाइटी के लिए अच्छा हो, द आर्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट कहा जाता है इसको, जो भी इंसान के लिए सबसे अच्छा हो उसको पाने की इच्छा रखना, ठीक है दोस्त। ये हमारा हो जाता है थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है फोर्थ पॉइंट। दोस्त राजनीति के अंदर यानी पॉलिटिक्स में जो भी डिसीजन निकाला जाता है, जो भी सॉल्यूशन निकाला जाता है, उसको लोग स्वीकार इसलिए करते हैं क्योंकि क्या होता है, मूल्यों का आधिकारिक आवंटन होता है, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ होता है। अब इसका मतलब समझते हैं दोस्त। ये जो प्रिंसिपल है, ये जो पॉइंट है, ये डेविड स्टन के द्वारा देखा है मॉडर्न पॉलिटिक्स के अंदर।
डेविड स्टन दोस्तों देख लीजिए आप, मॉडर्न पॉलिटिक्स के थिंकर है ये, और इनकी बुक काफ़ी फेमस है, जिस बुक का नाम क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक विज्ञान की वर्तमान दशा का अन्वेषण। 1953 में दोस्तों, 1953 में इनकी ये बुक आई थी। और इन्होंने दोस्तों अपनी इस बुक के अंदर क्या कहा, ये कहा दोस्तों है राजनीतिक का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, इस पॉइंट पे एक अलग क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इस पे जरूर आपको समझना है दोस्त। पूरा ये पॉइंट एक पूरा क्वेश्चन बनकर आ जाता है एग्जाम के अंदर ही, ठीक है। राजनीति का संबंध समाज के मूल्यों पहला, आधिकारिक दूसरा, तीसरा आवंटन से है। यानी कि राजनीति क्या करता है, समाज में वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि लोग उसको आधिकारिक रूप से फॉलो करें। अब आपको मैं इसको डीपली समझाता हूँ। पहला पॉइंट दोस्तों मूल्य से है, दूसरा आवंटन, वैल्यूज एलोकेशन है, अथॉरिटेटिव। अब दोस्तों इन तीनों का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं वैल्यू का मतलब। वैल्यू का मतलब होता है समाज में वो चीज़ें जिनकी बहुत कमी है लेकिन पाना सब चाहते हैं। जैसे दोस्तों नौकरी बहुत कम है, बहुत लोग बेरोजगार हैं, तो नौकरी सभी लोग पाना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं हमारा हेल्थ बहुत अच्छा हो, लग्जरी लाइफ चाहते हैं हम भी, गाड़ी घोड़ा बंगला सब चाहते हैं। रिसोर्सेस बहुत कम है लेकिन चाहते बहुत है, चाहने वाले बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों ये कुछ लोगों को ही मिल पाता है। ये वही बात हो गई जैसे कि एक अनार 100 बीमार, अनार एक है लेकिन पाने वाले बतेरे हैं, तो एक अनार 100 बीमार वाली बात। तो इसी को कहा जाता है वैल्यूज़। वैल्यूज़ मतलब जिनकी स्केर्सिटी है, जिनकी कमी है, और पाने वाले बहुत सारे हैं, पाने वाले बहुत सारे हैं। अब क्या होगा दोस्त, जो कम रिसोर्सेज है, अब प्रॉब्लम आती है सेकंड आवंटन की, एलोकेशन की। जो रिसोर्सेज कम है अब उनको बांटना, आखिर बांटे कैसे, कैसे बांटा जाए, लोगों के अंदर किन मापदंडों को देखकर बांटा जाए, उनका एलोकेशन कैसे किया जाए, है ना, उनका डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, ये। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए दोस्तों निर्णय लिया जाएगा। तो यह निर्णय करना कि किसे क्या मिलेगा है, डिसाइडिंग हु गेट्स व्हाट, इसके लिए क्या होगा दोस्तों, निर्णय करेंगे। तो निर्णय क्या होता है दोस्त, सभी मिलके क्या करेंगे, आपस में सभी मिलके निर्णय करेंगे। तो यही जब सब लोग मिलके निर्णय करते हैं तो निर्णय यानी निर्णय क्या बन जाता है, एक डिसीजन क्या बन जाता है, सभी लोगों का डिसीजन मिलाकर बन जाता है पॉलिसी। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आप सभी को, आपने दोस्तों भी देखा होगा जब सभी लोग मिलके डिसीजन लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, किसको क्या मिलना है किसको क्या नहीं मिलना है, तो वो एक्चुअली में क्या होता है, एक वेब ऑफ डिसीजन बन जाता है। यानी कि सभी लोगों का डिसीजन मिलाकर एक वेब ऑफ डिसीजन बन गया। बहुत सारे वहाँ पे निर्णय है, बहुत सारे डिसीजन है, और एक्चुअल में एंड में जाके इनको हम क्या कहते हैं पॉलिसी कहते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ दोस्त, आपने ऊनी देखा होगा, है ना, ऊनी ऐसा होता है दिखने में। अब क्या हमारी मम्मी क्या करती है ठंड में, बहुत पहले, अब तो यार रेडीमेड खरीद के लिए आते हैं, बचपन में हमारे टाइम में मम्मी जी बैठ के घर में खाली बैठे में ऊनी से स्वेटर बना दिया करती थी। वैसे ही छोटे छोटे निर्णयों से बड़े बड़े पॉलिसीज़ बना दिए जाते हैं। तो क्या होता है, निर्णयों का समुच्चय यानी कि वेब ऑफ डिसीजन, यानी कि लोगों का डिसीजन मिलाकर एक पॉलिसी बनता है। क्या बनता है, एक पॉलिसी बनता है। तो जो निर्णय का अर्थ क्या हुआ, अनेक विकल्पों में से एक का चयन करना। यानी कि बहुत सारे हैं, मान लो एक लड़की है, अब उसको घूमने जाना है, तो वो सैंडल पहने या क्या पहने, वो कौन सा ड्रेस पहने, वो कौन सी लिपस्टिक लगाए, वो क्या से करे, वो क्या करे, एक अलग ही बवाल हो जाता है, कन्फ्यूजन आते हैं। वैसे ही दोस्त अगर हम देखें तो निर्णय यानी कि डिसीजन का मतलब क्या है, यही ना कि भाई दो लड़कियाँ किस में शादी करें, ये वाला मामला है। यानी कि ये डिसीजन करना कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो वही एलोकेशन का मामला आ गया। एलोकेशन की प्रॉब्लम क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करने की, ये चूज़ करना कि हमें किसको क्या देना है, ठीक है। तो यही क्या होता है, जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लो कि एक बस है और बस एक ही है लेकिन जाने वाले लोग बहुत सारे हैं। अब उनको उनमें से हम किसको किसको बिठाए किसको नहीं बिठाए, ये निर्णय करना, ये चूज़ करना कि भाई आजा भाई तू आजा, तू बहुत अच्छा है, तू आजा, है ना, है जो जो अच्छा है उसको बिठा लो बस के अंदर, काम खत्म। यही ना होगा तो यहाँ पे ये चूज़ करने की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एलोकेशन की जो प्रॉब्लम है उसमें क्या प्रॉब्लम है लोगों को किसको क्या और कितना मिलना चाहिए, ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट था हमारा वो है आधिकारिक यानी कि अथॉरिटेटिव। ये क्या करता है दोस्त, हमने वैल्यूज़ देखा यानी कि जो रिसोर्सेज कम है उसको सब पाना चाहते हैं। फिर हमने आवंटन एलोकेशन वाला पॉइंट देखा, सेकंड पॉइंट उसमें क्या है, हमने देखा कि लोगों को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, एलोकेशन करना है, एलोकेट करना है लोगों को जो रिसोर्सेज हैं। अब दोस्त लोगों को हमने एलोकेट कर दिया,
रिसोर्सेज। लेकिन लोग, हमने जो किया है वो मानेंगे कब वो है, हमने मतलब स्टेट से है, गवर्नमेंट से है, स्टेट की बात वो क्यों मानेंगे? क्योंकि दोस्त स्टेट के पास आधिकारिक अथॉरिटी है, उनके पास अथॉरिटेटिव है। क्यों? आधिकारिक सत्ता है स्टेट के पास। किस चीज़ की सत्ता? कि जो भी स्टेट या गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है, लोग उसका आज्ञा है, लोग उसके आज्ञा का पालन करते हैं। तो अथॉरिटिव यानी कि अथॉरिटेटिव सत्ता या आधिकारिक सत्ता का मतलब क्या हुआ? आज्ञा पालन कराने की क्षमता। और ये कोई जोर ज़बरदस्ती से नहीं मेरे दोस्त, जो भी डिसीजन लिया गया है सब लोग उसको पालन करेंगे। तो इस तरीके से एबिलिटी टू ओबे, सभी लोगों को अपनी बात मनवाने की सत्ता, इसको बोलते हैं दोस्त अथॉरिटेटिव यानी कि आधिकारिक सत्ता। दोस्त इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लोगों के अंदर, जो भी डिसीज़न ली गई, जो भी ग्रुप डिसीज़न होगी, या जो भी आपस में निर्णय लिए गए कि रिसोर्सेज को कैसे बांटा जाए, इसके लिए दोस्तों जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो एक्चुअली क्या होगा? राजनीति की एक प्रक्रिया होगी। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये दोस्तों ग्रुप डिसीजन होते ही हैं, मीटिंग चलती ही है, डिसीजन होते ही हैं, एक पॉलिसी मेकिंग प्रक्रिया होती ही है, ताकि लोगों को कैसे प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। और ये जो रिसोर्सेज दोस्तों जो काफ़ी कम है, चाहे भूमि बांटना हो, चाहे कार, पैसा, ये सब रिसोर्सेज जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना हो, इनकी संख्या बहुत कम है, इनकी क्वांटिटी कम है। तो दोस्त ये डिस्ट्रीब्यूट एलोकेट करने के लिए डिसीजन लेना है, एलोकेट करना, देन अथॉरिटिव जो यानी कि जो आधिकारिक सत्ता है वो इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि लोग उसको फॉलो करें। तो दोस्तों इस तरीके से कह सकते हैं कि हम तीनों, ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये हमेशा चलती रहेगी, कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कभी बंद नहीं होगी। क्योंकि ग्रुप डिसीजन कभी बंद होगा नहीं, तो वहाँ पे पॉलिटिक्स है जहाँ पे ग्रुप डिसीजन है। ये दोस्तों हमने पहले ही पढ़ लिया। ये जो क्वेश्चन है डेविड डिसीजन का दोस्तों अलग से आ जाता है कि वैल्यूज़, एलोकेशन और अथॉरिटेटिव, ठीक है, अलग से इन तीनों का मतलब पूछा जाता है आपसे, तो आपको बताना होगा। और दोस्तों इस तरीके से बोला जाता है ये मांगे, यानी कि वैल्यूज़, लोगों की क्या वैल्यू है, यानी कि लोग जो डिमांड करते हैं उसको वैल्यूज़ कहा गया है, ठीक है, यानी कि मांग जो करते हैं उनको वैल्यू कहा गया है। और जो एलोकेट किया जाता है ना, जो डिसीजन लिया जाता है उसको नीतियाँ या निर्णय कहा जाता है। एंड फाइनली आधिकारिक सत्ता के द्वारा लोगों में उसको बांटा जाता है, एंड लोग उसकी पालन करते हैं। फाइनली दोस्तों लोग उससे फीडबैक लिया जाता है कि लोगों को क्या क्या मिला, लोगों की क्या क्या इच्छा है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस यूँ चलता रहता है, ये पूरा प्रोसेस चलता रहा है। वैल्यूज़ यानी डिमांड, एलोकेशन यानी कि डिसीजन, यानी जो पॉलिसीज़ बनाई गई, और अथॉरिटेटिव सत्ता, पॉलिटिकल सिस्टम जो उनको मनवाती है लोगों से, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से उदारवादी दृष्टिकोण, ये जो पॉइंट मैंने बताया दोस्त, ये उदारवादी दृष्टिकोण यानी कि लिबरल जो थिंकर्स हैं उनके द्वारा ये कहा गया है, चाहे डेविड डिसीजन वगैरह ये सब हो गए, ये पॉइंट है दोस्तों। इस तरीके से हमारे मॉडर्न पॉलिटिक्स का पॉइंट भी कवर हो जाता है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष क्या है पॉइंट में दोस्त? देखो, राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण में हमने ये देखा, जो ट्रेडिशनल व्यूज़ था अरिस्टोटल और प्लेटो के टाइम में, ट्रेडिशनल व्यूज़ में दोस्तों से ये मान कर चला गया था कि सब कुछ निर्धारित है, स्टेट या दोस्तों लोगों की क्षमताएं, सब कुछ नेचुरल है, नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं, एंड लोग इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इसीलिए महिलाओं को या दासों को दोस्तों एक अलग कैटेगरी में रखा गया, उनको सिटीजन नहीं दिया गया, है ना। द गोल ऑफ द सोशल लाइफ इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड और डिटरमाइंड, ये दोस्तों मानकर चला गया ट्रेडिशनल में, ठीक है। लेकिन जब हम मॉडर्न टाइम में आ गए तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, मतभेद हुए, और उनके समाधान ढूंढने की, उनको सोल्व करने की दोस्तों कोशिश की गई, और आज भी यही हो रहा है। तो आज क्या है दोस्तों, जो भी मूल्यवान वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, लाभ हैं, अवसर हैं, आज इनमें दोस्तों खींचतान चल रही है। आज सोसाइटी के अंदर सब चाहते हैं अपना सोशल स्टेटस बनाना, सब चाहते हैं रिसोर्सेस इकट्ठा करना। आज सब चाहते हैं दोस्तों, एवरीवन वांट गेट्स, किसी भी तरीके से मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, रिसोर्सेज पर मेरा कब्जा हो, प्रॉपर्टी हो, दौलत हो, धन दौलत हो, गाड़ी बंगला शोहरत सब कुछ हो, है दोस्त, ये रिसोर्सेज ही तो है। तो इस तरीके से चाहे पॉलिटिक्स में सत्ता, एमपी, विधायक, मिनिस्ट्री, मंत्री पद, सब कुछ पाना चाहते हैं। तो आज दोस्तों एक अलग से ही होड़ मच चुकी है पॉलिटिक्स के अंदर, है ना, मूल्यवान वस्तुओं को पाना। सेकंड पॉइंट क्या है, बंटवारा कैसे किया जाए, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, नियम और कार्यविधि बनाकर, रूल एंड प्रोसीजर्स बनाकर, ताकि इनका सॉल्यूशंस हो सके, और दोस्तों आज बनाते भी है। थर्ड पॉइंट है, जो बंटवारा कर दिया जाता है लोग उसे स्वीकार करके उसका सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक स्टेट के द्वारा किया गया है, और स्टेट दोस्तों एक लीगल बॉडीज़ है जो कि स्टेट लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। इसको दोस्तों सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। एंड दोस्त रूसो एंड लॉक के द्वारा जब ये थ्योरी दी गई, होब्स के द्वारा, मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ ये कि स्टेट कैसे बना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लोगों ने दोस्तों आपस में मिलकर अपनी प्रोटेक्शन के लिए, नेचुरल राइट्स के लिए स्टेट को बनाया, ताकि स्टेट
हमें प्रोटेक्शन दे सके और हमें सारी अथॉरिटी अपनी सत्ता स्टेट को सौंप दी। स्टेट के पास पावर है, जो स्टेट कहेगा वो हम मानेंगे। चाहे फोर्थ पॉइंट क्या है दोस्तों, इस बंटवारे से सब लोग संतुष्ट नहीं हो जाते, है ना दोस्त। कोई लोग संतुष्ट नहीं हो पाता तो इस बंटवारे यानी कि जो भी संतुष्ट नहीं है वो अपनी डिमांड उठाता है, नहीं भाई ये सही नहीं है, तो फिर क्रिटिसाइज़ करता है, फिर अलग अलग मूवमेंट चलते हैं, फिर आंदोलन होता है, सरकार को कानून बनाती है। तो दोस्तों उसके जैसे कि अभी कृषि बिल देख लो भाई, है फार्म बिल, कैसे उसको वापस लिया गया, काफ़ी पूरे साल तक आंदोलन चला। तो अलग अलग तरीके से जो भी संतुष्ट होगा उसको राइट है आंदोलन करने का दोस्त, आज यही चलता है दोस्त। इस तरीके से हमने ये देखा, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आज इस पॉइंट को पहले, देन हम बात ख़त्म करते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर हमने आज जो देखा है, सबसे पहले आम लोगों की धारणा, है ना, आम लोग क्या कहते हैं, आम लोग। दूसरा पॉइंट है मेरे दोस्त ये कि आम लोगों के बारे में, राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं वो। एंड प्राचीन टाइम में चिरसम्मत कह लो आप इसको या क्लासिक कह लो, जब पॉलिस वर्ड से पॉलिटिक्स निकल कर आया, सिटी स्टेट के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हों उन कामों को स्टडी करना ही पॉलिटिक्स कहलाया। अरिस्टोटल, प्लेटो ने क्या कहा, यानी कि एक परफेक्ट स्टेट क्या होगा, स्टेट का शासन कैसे होगा, सिर्फ यही सोचना। तो प्राचीन टाइम में काफ़ी लिमिटेड एरियाज़ में वो सोचते थे लोग पॉलिटिक्स के बारे में, यानी कि पॉलिटिक्स का दायरा बड़ा था, पार्टिसिपेट करने वाले लोग कम थे क्योंकि सिटीजन सभी को नहीं दिया गया था। लेकिन दोस्तों जैसे ही मॉडर्न पीरियड के अंदर आए वैसे ही इसका नेचर स्टडी पूरा ही बदल गया, इसका स्कोप तो दोस्तों छोटा हो गया, लेकिन पार्टिसिपेट करने वाले संख्या बढ़ गई पॉलिटिक्स के अंदर। और दोस्तों इस तरीके से मॉडर्न पॉलिटिक्स के अंदर आधुनिक टाइम में क्या हुआ है, काफ़ी सारे लोग सजग हो गए पॉलिटिक्स में। और इस तरीके से अब क्या है कि अब सिर्फ स्टेट को ना इम्पोर्टेंस देके, स्टेट के साथ साथ फैमिली, सोसाइटी मेंबर सभी को इम्पोर्टेंस दिया गया, ऑल एक्टिविटीज़ को पॉलिटिक्स में जोड़कर देखा गया, है ना। और जहाँ पे भी लगता है कि वहाँ पे पॉलिटिक्स ज़रूरी है वहाँ पे सही है भाई। तो समस्याओं का समाधान पॉलिटिक्स से ही हो सकता है, ग्रुप डिसीजन से ही हो सकता है। तो पॉलिटिक्स पे दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी वीडियोस के बाद तो आपको समझ में आ गया कि प्राचीन में क्या कहना था, आम लोग क्या कहते हैं, या आधुनिकता में आज के टाइम में पॉलिटिक्स का क्या मतलब है। दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक मैंने आपको समझाया, मैंने आपको नोट्स भी दिए हैं, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। जैसे दोस्तों मैंने आपको ये पूरी वीडियो में समझा दिया है, आप एक बार सिर्फ नोट्स को पढ़ लीजिए, ये पूरी वीडियो दोस्तों समझ में आ जाएगा, पूरे एक एक पॉइंट दोस्तों खत्म आपका। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है इस नोट्स का, जाइए दोस्तों, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में है। प्लस दोस्त ओपी गावा की हमारी बुक की सीरीज चल रही है, मैं पूरी ओपी गावा बुक खत्म कराऊंगा अपने इस चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आज दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। इस वीडियो को बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगी है, पूरी एनिमेशंस को रेडी करना, एक एक करके प्रेजेंट करना, एडिटिंग सॉफ्टवेयर बहुत तगड़ा, लेकिन दोस्त अच्छा लगता है। आपकी चेहरे पर मुस्कान देखकर टॉपिक को ईजी करना दोस्तों मुझे बहुत पसंद है, और ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरा यार, आपको पढ़ाना मज़ा आता है। चलिए दोस्तों, तो आई होप आपको ये टॉपिक काफ़ी पसंद आया होगा। एंड इसी तरीके से दोस्त चैनल पे वीडियोस आते रहती है। बाकी वर्डिस पॉलिटिक्स के अलावा मैंने सारे टॉपिक्स को पढ़ा रखा है, इक्वलिटी हो गया, जस्टिस हो गया, राइट्स हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, एंड दोस्तों कंजर्वेटिज्म हो गया, अनार्किज्म हो गया, सारे टॉपिक्स दोस्तों कवर करवा रखे हैं मैंने। वो लिंक मैंने सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए। अगर चैनल बने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। अगर आपने आज सब्सक्राइब नहीं किया ना मेरे दोस्त, तो ये वीडियो आपको दोबारा नहीं मिलेगी यार। आज आपके सपोर्ट से मैं ऐसे और वीडियोज़ बना पाऊँगा। आज एक बात और कहता हूँ, ऐसे वीडियोज़ को सपोर्ट करने से हमें थोड़ा इंक्रेज होता है, और मैं चाहता हूँ ऐसे वीडियोज़ और ज़्यादा बनाऊँ। अभी मैं टिकटॉक की वीडियो दे दूँगा ना, अब यूँ कर ठुमका लगा दूँगा तो आप फटाफट शेयर कर दोगे। टीचर लोगों को कौन पूछता है यार, एजुकेशन वीडियोस पे यार बहुत दम होती है, अगर आप उनको शेयर करो तो बड़ा मज़ा आता है हमें ऐसे वीडियोस बनाने में। एक दुकान पे दुकानदार को बैठने में तभी मज़ा आएगा जब कस्टमर आएंगे। और जो हमारे वीडियोस अगर आप शेयर करोगे, देखोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके सभी जगह बताओगे, तो ऐसे टॉपिक्स को पढ़ाने में मेरे दोस्त बहुत मज़ा मुझे आने वाला है यार। तो व्हाट इज़ पॉलिटिक्स क्या होता है समझ में आ गया आप सभी को, पूरा खोल कर मैंने आपको समझा दिया शुरू से लेकर एंड तक। एक्चुअली में क्या पॉइंट्स है, सब सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं हमारे। तो राजनीति का मतलब है समस्याओं का समाधान, समाज सेवा, है ना कि स्वार्थ सेवा, ना कि जेब सेवा। समझ पा गया आप सभी को। चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना, बड़ा मजा आया आपको। ये वीडियो कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर मजा आ गया हो ना यार, तो इस वीडियो को सब जगह शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।